बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपने मस्बत सोच के साथ करना है। जब पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन का आगाज़ होता है तो पूरे दिन की रूटीन जो है वो मस्बत होती चली जाती है। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपने कोई ऐसी नेगेटिव कोई बात रिस्पेक्ट आपने सोच लिया तो वो आपके पूरे दिन की रूटीन पे असरअंदाज हो जाता है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ कीजिए, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से आप दिन का आगाज़ कीजिए तो देखिएगा कि कैसे आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत होगी, कैसे आपके काम में बरकत होगी, आपके रिस्क में बरकत होगी और आपकी जो रूह है उसको भी एक सुकून इत्मीनान महसूस होगा। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है आज के प्रोग्राम के। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है हयात ऑफिशियल का, बड़ी खूबसूरत यूनिक इनकी समर कलेक्शन आई है। आगे ईद भी आपको पता है आने वाली, तो जल्दी से जाके अच्छे से ड्रेसेस आप सेलेक्ट करके बाय करें ताकि आपके डेज़, आपके इवेंट, आपकी ईद जो है वो खूबसूरत होती चली जाए। टॉपिक बताती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये कह ले एक ऐसा शौक़ है जिसके पीछे लोग जान लेते भी हैं और जान देते भी हैं। बात मैं कर रही हूँ रेसलिंग की। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरा ये जो खेल है ये प्लान होता है, इसमें मार नहीं पड़ती, ये बस एक दूसरे को मारने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वहीं पे जब हम दूसरा रूप देखते हैं तो कुछ लोगों का मानना, कहना और हकीकत ये है कि ये रेसलिंग एक ख़तरनाक जानलेवा शौक़ है या खेल है। आज इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आया जो रेसलिंग की दुनिया की हकीकत है वो क्या है। जो हम सुनते हैं कि ये सारा गेम एक प्लान होता है, या फिर जो हम देखते और सुनते हैं कि नहीं हकीकत में एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं जान। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो बाय बर्थ तो वो सऊदी अरेबिया के हैं, उनके फैमिली वहाँ पे है, वहाँ के मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए उनका एक जज्बा, उनकी मोहब्बत, ये एक नया अंदाज़ और एक नई, मैं कहूँ तो एक नया जज्बा, एक नया जोश है इस नौजवान के अंदर। तो ये भी एक स्टोरी है, ये भी हम उनसे जानेंगे कि डिफरेंट गेम्स हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। आप जिस जगह आप मुकीम हैं, जिस जगह आप पैदा हुए, जिस जगह आपकी परवरिश हुई, आप उनके लिए खेल सकते थे। या पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए ये एक मोहब्बत, एक जज्बा उनके माइंड में क्यों आया, ये हम उनसे जानेंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हमारी टीम ने एक उनका लूप तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमान का हम आपको तारुफ करवाएंगे। जी प्ले कीजिए। जी नाजरीन, बिल्कुल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी अतर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया तो आपने ज्वाइन थैंक यू सो किया। मच, आज बहुत सारे नौजवानों के लिए आप एक मोटिवेशन बन के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने भी आपको नाजरीन को भी बताया कि सऊदी अरब में आप पैदा हुए, वहीं के मुकीम हैं, वहीं पर रहते हैं, फैमिली वहाँ पे है। पाकिस्तान के लिए खेलना ये एक नया जज्बा है, कैसे? बेसिकली पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हमारा अपना मुल्क है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए, तो लाइक एक पैशन था तो अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। आपको पता है पाकिस्तान का इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी किस तरह टेररिज्म और ये चीज़ें शो की जाती हैं जो हकीकत में नहीं है। तो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और यानी कि हमारा कंट्री पीसफुल है और इस तरह, तो पाकिस्तान के लिए बस ये पैशन था। क्या बात, यानी कि पाकिस्तान का एक जो मस्बत एक रुख है, एक मस्बत शक्ल है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए सॉफ्ट इमेज। क्या बात है। अब मुझे बताइए कि रेसलिंग, जैसे मैंने कहा कि ये एक ख़तरनाक खेल है, जानलेवा खेल है, तो ये रेसलिंग में आना, ये एक शौक कैसे पैदा हुआ? बेसिकली घर में रेसलिंग लगती थी, मेरे फादर देखते थे शुरू से। हाँ, तो वीसीआर में कैसेट्स लाते थे, तो वहाँ से फिर यानी हम सब भी देखना बड़ा शुरू हो पुराना टाइम वो वीसीआर वाली कैसेट देखना। बिल्कुल, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है वीसीआर घर में, हाँ कबर्ड में। तो वो देखते होते थे, वहाँ से मुझे भी शौक हुआ कि ये यानी मुझे भी इस फील्ड में जाना है बचपन से ही, आई थिंक 2-3 साल की उम्र से ही। तो लाइक मेरी मदर भी देखती थी काफ़ी शौक से। हाँ जी, पूरी फैमिली। तो ऐसे था हमारे घर में जैसे कोई फेस्टिवल हो। खतरनाक खेल देखती थी। हाँ,
तो ऐसे था हमारे घर में जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, इस तरह जब भी रेसलिंग दिखती थी क्या बात तो है। वहाँ से बस फिर शौक था। फिर इसको मैंने जब एज मेरी तो फैमिली में कोई और था, नहीं कोई और रेसलर कोई भी नहीं? नहीं, मैं अकेला। अकेले जी, सिर्फ उन वीडियोस को, उन जी। जो कॉम्पिटिशंस टीवी पे चलते थे जी, उनको जी, देख के ये हाँ, शौक पैदा हुआ? बिल्कुल उनको देख के। जबरदस्त हाँ जबरदस्त। जी। तो कैसे ट्रेनिंग की तरफ कैसे आया आप फिर? बेसिकली ट्रेनिंग की तरफ सऊदी अरब में ही मैंने सारी ट्रेनिंग लिया है। अच्छा। जी हाँ, WWE का रेसलर है कलिस्टो, अमेरिकन रेसलर है, तो उसने मुझे ट्रेन किया है। जबरदस्त। तो हाँ जी, तो मैं 12 साल की एज से ट्रेनिंग कर रहा हूँ सारा। 12 जी साल जी की उम्र जी जी। तो अभी फिर मैं पाकिस्तान भी जो अगली यूथ है इनके लिए भी कुछ हम कर रहे हैं, प्लान्ड है, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है जो यहाँ के रेसलर्स और वो आपके प्रिपेयर प्लान करेंगे। हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन जी। पहले तो मैं आपकी ये जो ट्रेनिंग, आपकी जी, ये जो जी। एक जर्नी है इस पे मैं बात करना चाह रही हूँ। तो प्रोफेशनली जी। आपने इस शोबे को कब अडॉप्ट किया, यानी कि ट्रेनिंग के कितने अरसे बाद आप प्रोफेशनली रिंग में उतरे? बेसिकली ट्रेनिंग तो मैं इसकी 2007-8 से कर रहा हूँ, अच्छा। लेकिन जो प्रोफेशनली मैं इसमें 2018 में आया हूँ। 2018, जी, यानी जी कि आपको तकरीबन 6 साल जी जी से वो हो चुके। एग्जैक्टली। तो इस 6 साल का जो एक सफ़र था, अब जब आपने प्रोफेशनली रिंग में उतरने का आपने डिसीजन लिया, फैसला किया, तो फैमिली, कहते हैं ना फैमिली की जी, सपोर्ट जी, बड़ी जी, ज़रूरी जी, होती है। exactly। तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? सपोर्ट थी या माँ बाप की तरफ से जी, थोड़ी सी जी। हिचकिचाहट थी कि नहीं बेटा ये खतरनाक खेल है? बेसिकली जाहिर है, जैसे आपने कहा कि थोड़ा अवॉइड तो वो चाहते थे कि मैं रेसलिंग की तरफ ना आऊँ, तो मैं अकेला भाई हूँ, कोई मेरा भाई नहीं है। हाँ, फिर तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि भाई हमारा बेटा इस खतरनाक खेल की तरफ जाए। हाँ बिल्कुल। तो उनकी तरफ से शुरू में था, लेकिन मेरी मदर तो अभी भी चाहती हैं कि रेसलिंग को छोड़ दे, नहीं इसको अच्छा। आगे परस्यू ना करे। ओए। और लेकिन मेरा पैशन है, तो मेरे फादर लाइक वो थे कि हाँ इस फील्ड में आया तो करे। बाप हाँ जरा ना मजबूत दिल हो जाता है, लेकिन माँ नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल। तो वो लाइक फैमिली की तरफ से थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन था, यानी हाँ। कभी चाहते थे कि हाँ चलो हो गया है, तो कभी चाहते नहीं छोड़ दे, बैकआउट कर ले। फिर लाइक रिंग में जब देखते थे ट्रेनिंग कितनी टफ है, ओह। फिर लाइक जब इंजरीज होती थी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो ज़ाहिर है रिस्की स्पोर्ट्स है तो इसमें इंजरीज तो होंगी। अच्छा, इंजरीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी जी जी होती होती थी? हैं, बिल्कुल होती हैं। तो इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग कई जो हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। ओह माय गॉड। जी हाँ। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इतना कुछ हो जाता है, तो जब आप प्रॉपरली आप रिंग में उतरते जी। हैं तो वहाँ तो कुछ मजीद जी डिफिकल्टीज जी तो जी हैं वो बिल्कुल होती है, लेकिन उसी चीज़ की आपको पता है सालों साल की ट्रेनिंग हुई होती है, तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। मुझे भी लाइक काफ़ी, मैंने आपको जैसे बताया 2007 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसलिए ट्रेनिंग जब रिंग में आते तो हैं, आ जाती है फिर, हाँ, तो इसलिए डर भी सारा ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, डर शर नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। होय 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 तो होय। ज़ाहिर है ओपोनेंट को आपने लाइक उसको हराना है, और आपकी टेक्निक इसमें मैटर करती है, रिंग स्किल्स मैटर करते हैं, ओके। स्टेमिना मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो जी ठीक। हाँ। अच्छा, इसमें आपका जो आप जब प्रोफेशनली इस फील्ड में आप इन हुए, तो सबसे पहला मैच आपका कब और कहाँ पे हुआ? जी हाँ, मेरा पहला मैच कराची में ही हुआ था, कराची, पाकिस्तान में। ठीक जी हाँ, है। जॉर्डन नाम का एक रेसलर उसके साथ, तो उसको मैंने हराया था। जी हाँ। तो बाकी उसके बाद मेरे सऊदीया में काफ़ी मैचेस हुए हैं, नाइफ अल मुतेरी के साथ, तुर्की अल शेख के साथ, तो उधर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विक्ट्री ली है। तो जी हाँ। तो अब तक ओवरऑल कितने मैचेस आप खेल चुके हैं? अभी आई थिंक मोर देन 20 मैचेस खेल चुका हूँ। 20, जी माशाल्लाह। जी हाँ। और कितने मेडल्स अपने नाम किए? हाँ बेसिकली अभी तो ये मेरी फर्स्ट चैम्पियनशिप है, जो जी हाँ फाइट और डाई चैम्पियनशिप अभी मैंने विन की है रिसेंटली। तो जी हाँ, ये मेरी फर्स्ट चैम्पियनशिप है, तो मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में 6 साल लग गए। तो 6 साल बाद में अभी मैंने चैम्पियनशिप विन किया है। जी हाँ। तो इसमें वही मैं आपको बताया था, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, नहीं सालों होता। साल की मेहनत है। यस, तो जी हाँ। ये मेहनत तो दरकार जी, है, जी, वक्त तो बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि जब आप रिंग में उतरते हैं तो सबसे पहली जो एक सोच या थॉट है वो क्या माइंड में लेके उतरते हैं? थॉट यही होती है कि यानी इतने सालों की पैशन है, हार्ड वर्क है, तो बस जीतना है किसी भी तरह और हाँ इसको हराना है। तो बस यही होता है, एंगर होता है उस वक्त तो एटीट्यूड अलग होता है, डिफरेंट होता है रिंग में जाते हुए। जब म्यूज़िक हिट होता है तो आपका माइंड स्टेट कुछ और ही होता है। तो यही होता है कि बस यानी जीतना है, बस जीतना है। हाँ। कुछ भी हो जाए बस जीतना है। ये रेसलिंग की दुनिया की हकीकत क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्लान होता है, कोई मार नहीं होती, बस एक्टिंग कर रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा जब हम पहलू देखते हैं तो उसमें हकीकत भी नजर आती है कि वाकई में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो एक्चुअल में आप बताएं कि इस रेसलिंग की दुनिया की जो हकीकत है वो क्या है? बेसिकली जो आप देखती हैं टीवी में सब कुछ 100% रियल है। जो भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं सच में मार रहे होते हैं। जो भी ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी ये हम मैचेस देख रहे होते हैं।
ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, तो इसमें जो भी आप देख रही होती हैं सब कुछ 100% रियल होता है। भाई कुछ भी प्लान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देख रही होती हैं, अभी आपने मेरी भी वीडियोस देखी हैं, आपने देखा होगा जी हाँ, मैंने उसको कैंडो स्टिक से मारा है, सुप्लेक्स मारा है, बुलडॉग मारा है, तो जब उसको लाइक इंजरीज बड़े बेरहम हो जाते हैं ये लोग। हाँ, तो मेरा फिनिशर भी है डेजर्ट स्लैम, तो उससे भी वो भी बहुत डेंजरस फिनिशर है। तो जो भी आप देख रही होते हैं सब कुछ रियल होता है, 100% रियल है। अच्छा, इसमें कितने जो है वो कितने चांसेस इसमें होते हैं, यानी कि चांस कितने आपको मिलते हैं? चांसेस तो यही होता है कि पहले तो आपकी मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद जब आप रिंग में आते हैं उसके बाद मैचेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप यानी कि राउंड्स जी 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 उसके बाद जब आप मैचेस करते हैं तो उसके बाद आप क्वालिफाई होते हैं चैंपियनशिप मैच के लिए। डायरेक्ट चैंपियनशिप मैच नहीं मिलता, उसके लिए भी आपको पहले कंटेंडर बनना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, फिर आप जाके चैंपियनशिप विन करते हैं। ओके, तब जाके चैंपियनशिप विन होती है। आपके साथ एक टाइटल पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसका बताएं जरा। जी हाँ, ये फाइट और डाई चैंपियनशिप है जो भी मैंने कराची में विन किया है। हाँ। जी हाँ, तो इसके पीछे लाइक इस टाइटल की भी अच्छा, काफ़ी। जब आप जीते थे तो आपने इसको कैसे उठाया था, कैसे आपने नाज़रीन को दिखाया था? ज़रा हमें भी उठा के दिखाएं और हमारे नाज़रीन को जो है ना वो उठा के दिखाएं कि जब आपने विन किया था तो क्या एक्साइटमेंट थी और कैसे आपने रिएक्ट किया था जब आपके हाथ में ये टाइटल आया था? सबसे पहले तो मैंने इसको उठा के हक किया था, गले से लगाया था, फिर मैंने किस किया था इसको। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं। हाँ, मैंने किस किया था इसको। हाँ, बड़ी खुशी होती है ना जब इंसान इतने स्ट्रगल के बाद जीतता है। उसे तो इस पे जो शोल्डर पे रखने के बाद जो फीलिंग है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। क्या महसूस होता है? यही फीलिंग होती है जो हार्ड वर्क आपने किया है तो उसका रिजल्ट अभी मिला है आपको, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो जी हाँ, प्राउड फील होता है, तो अपने कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो बस अच्छा फील होता है। अच्छा भाई, यकीनन अच्छा, कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। हाँ, यस। तो इसमें अब जो सामने वाला आपके मुकाबले में है वो भी तो इसको पाने की चाहत लेके आया है, ख्वाहिश लेकर आया है। जी बिल्कुल। तो अब उसको हरा के एक टाइटल अपने नाम करना मुश्किल नहीं होता? हाँ, होता है मुश्किल। उसने भी पूरी कोशिश की, उसने भी जितना उसे हो सकता था उसने 100% एफर्ट्स डाले मुझे हराने के लिए, लेकिन नहीं, उसका दिन नहीं था। तो मेरा जो था लाइक मैंने उसको लाइक अच्छा खासा बीटिंग उसको मिली मेरे से, तो मेरे मूव्स उस पर भारी पड़ गए। अच्छा, ये जो टाइटल आपने जीता था इसमें आपने इसमें लेसन क्या, सबक क्या हासिल किया था जब आपने ये मैच किया और ये टाइटल अपने नाम किया? इसमें सबक ये हासिल किया कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। जो भी चीज़ की आप चाहते हैं, आपको जिस चीज़ का पैशन है उसमें आप लगे रहें, नेवर गिव अप, तो एंड पे आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। भाई लगे रहें आप, डटे रहें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। जब आप रिंग में उतरते हैं, कहते हैं कोई भी काम, किसी भी फील्ड, किसी भी जब हम गेम की बात करते हैं, उसको स्टार्ट करने के उसमें जब आगाज़ कर लेते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं। तो रेसलिंग में जब आपने रिंग में उतरना है तो क्या टर्म्स कंडीशन है? टर्म्स एंड कंडीशन यही होती हैं कि इसमें रूल्स होते हैं बेसिकली कि आप उसके नाक पे हिट नहीं कर सकते, या आंखों में नहीं मार सकते। तो बॉडी की कुछ ऐसी जगह है जो आप नहीं हिट कर सकते, बोन्स का यूज़ नहीं कर सकते, आपने उसको हराना है मसल्स के ज़रिए, मसल्स का यूज़ करना है। तो जी हाँ, टेक्निक है, ये सारी टेक्निक की गेम है, तो आपको सीखनी पड़ती है। तो जी हाँ, अगर वहाँ पे अब ड्यूरिंग फाइट अब इंसान को नहीं पता चलता, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्साइटेड भी हो जाते हैं या गुस्से में आ जाना, ये उसमें एक अलग कैफियत होती है। तो बाज़ दफ़ा अगर आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी तो फिर इसका आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसी टाइम रेफरी आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है और आप मैच हार जाते हैं। और आप पे बैन भी लग सकता है। अच्छा, बैन भी लग सकता है? जी, और अगर एक ही चीज़ आप बार बार करते रहेंगे इस तरह तो बैन भी लग सकता है। तो अगर एक आधी दफ़ा हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। अच्छा, हाँ, यानी उस मैच से आप डिस्क्वालीफाई? जी, हार जाएंगे। लेकिन अगर बार बार आप गलती रिपीट करते हैं, आप रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप बैन कर दिए जाते हैं। ओके। अच्छा, अब तक क्या आपने तकरीबन 20 आपने मैचेस खेले, तो इन 20 मैचेस में कोई ऐसी इंजरी हुई हो या ऐसी चोट लगी हो कि उसको घर वालों ने देख के कहा कि बस अतर ये आखिरी मैच था, अब आपने नहीं जाना? बेसिकली इंजरीज, मेजर इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन माइनर इंजरीज ज़ाहिर है नी पे होती रहती हैं, एल्बोज में होती रहती हैं, तो ऑल ओवर द बॉडी। जब भी ट्रेनिंग होती थी मेरी पूरी बॉडी पे निशान होते थे। तो जी हाँ, लैशेस पड़े होते थे। जो आप देख रही होती है रस्सी जो होती है रिंग में, रोप्स होती हैं, वो भी अच्छी खासी लगती हैं जब आप रन कर लेते हैं, उसमें मोमेंटम लेने के लिए झटका यानी हिट करते हैं रस्सी पे, तो अच्छा खासा फील होता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है रस्सी पे। तो देखने वाले को तो नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, वो समझता है कि सब कुछ ईजी है, ऐसे बड़ा नॉर्मल है। हाँ, लेकिन जो रिंग में होता है उसी को पता होता है कि क्या चल रहा है। तो
تو یہی ہے کہ لائک بہت ہارڈ ورک اس میں چاہیے آنے کے لیے اور پیشنیٹ ہونا چاہیے, اور جس چیز کو اس کا پیشن نہیں ہے وہ اس کی مار برداشت نہیں کر سکتا. پیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. سے ناظرین مزید بھی ہم جانتے ہیں یہ ان کا پیشن ہی تھا کہ یہ پیدائش سعودی عرب کے اور کھیل یہ پاکستان کے لیے رہے اور ماشاءاللہ سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. مزید بھی اطہر کی ہسٹری جانتے ہیں, اس کھیل کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے ریسلنگ کے حوالے سے. ریسلنگ کی دنیا کی حقیقت ہم جان رہے ہیں اور ہمارے چیمپئن اطہر خان ہمارے ساتھ ہیں. ان کی جو جرنی ہے, جو ان کی اسٹرگل ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اطہر مجھے بتائیے گا کہ ریسلر کی خوراک کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ پہ اتنا خطرناک کھیل کھیلنا ہے اور آپ کو مضبوط اسٹرانگ دکھنا ہے, مار برداشت کرنے کی آپ کی باڈی میں ایک طاقت ہونی چاہیے. تو کیا کچھ مختلف کوئی خوراک بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بیسکلی ہماری بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے جو 4500 to 6000 کیلریز تک آپ کو پر ڈے لینی ہوتی ہیں, جس میں 50% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, 30% پروٹین اور 20% فیٹ. تو یہ میکروز ہیں تو جس میں آپ چکن, فش, ایگس بہت سارے ہوتے ہیں. اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس میں اوٹ میل, رائس, سویٹ پوٹیٹو. اس کے بعد فیٹ, ہیلدی فیٹس, اولیو آئل, ایووکاڈو, یہ چیزیں آپ کو, فروٹس ہیلدی جو بناناز ہیں, اور لائک ہائی پروٹین, ہائی کارب اور ماڈریٹ فیٹ. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو یہ اس ڈائٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے اور بہت ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے. تبھی آپ کو ظاہر ہے آپ رنگ میں ٹریننگ کریں گے تو ہاں یوٹیلائز ہو جاتی ہے, ہاں وہ ساری یوٹیلائز ہو جاتی ہے رنگ میں. تو لائک 6000 کیلریز تک آپ لیتے ہیں اس میں ریسلنگ میں. یعنی کہ اس بیلنس ڈائٹ کو فالو کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے مکمل ڈائٹ نہیں لی تو بھی آپ کی باڈی بیئر نہیں کر سکے گی, برداشت نہیں کر سکے گی اس مار کو, یا ریکوری بھی نہیں ہوگی. اچھا ریکوری بھی, یعنی کہ جو آپ انجرڈ ہوئے ہوں گے اس میں بھی ریکوری میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو اب پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرناک کھیل ہے. بالکل ہے, بہت رسکی سپورٹس ہے اور ڈینجرس ہے, اور بہت سارے ریسلرس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہیں رنگ میں. اور وہی ہم پروفیشنلی ٹرینڈ ایتھلیٹس ہیں, تو رنگ میں جب بھی جاتے ہیں تو پروفیشنلزم ہمیں شو کرنا ہوتا ہے, اور جو کرنا ہوتا ہے لائک سیفٹی کے ساتھ. تو رسکی سپورٹس ہے یہ, رسکی یہ گیم ہے اور رسک تو اٹھانا پڑتا ہے. زندگی تو نام ہی رسک کا ہے, آپ رسک لیں اس میں. اچھا جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی میچ کے لیے تو کیا کسی کو چیلنج, سامنے والے کھلاڑی کو چیلنج کر کے سلیکشن ہوتی ہے, یا آپ کی اکیڈمی کی طرف سے سلیکشن کی جاتی ہے؟ اور آفٹر سلیکشن کیا مکمل طور پہ گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ آیا یہ اس کھلاڑی کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن مقابلہ ہے تو یہ تقاضے ہیں, یہ رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں میچ سے پہلے. جی ہر میچ سے پہلے. تو جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر کمپنی دیکھتی ہے کہ آپ ریڈی ہیں میچ کھیلنے کے لیے, پھر آپ کو رنگ میں لاتے ہیں. جب رنگ میں لاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب آپ ون کرتے رہتے ہیں, آپ میں کرشمہ ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے. کتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے جب آپ ایک کمپٹیشن کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور کسی کھلاڑی کے ساتھ آپ کا میچ ہے, تو اس میچ سے پہلے کتنے ٹائم ڈیوریشن آپ کے پاس ہوتی ہے خود کو تیار کرنے کے لیے؟ بیسکلی اگر تو کوئی نیا بندہ ہے تو انڈیویجولی ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ آپ کتنی جلدی اس کو سیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, کئی لڑکوں کو 6 مہینے میں ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, کئی جو ہیں 1 سال میں بھی نہیں ہو پاتے. تو یہ لرننگ ایبیلٹی پہ ہے کہ کتنی جلدی آپ اس کو پک کرتے ہیں. اور جو رنگ میں ہیں جو ریسلرز ہیں ان کے لیے تو لائک 15 days بھی انف ہے, 1 week بھی انف ہے جو آلریڈی ٹرینڈ ہیں. تو زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے جو ٹرینڈ ہے ان کو پریپیئر کرنے میں. تو اگر آپ کا کسی ورلڈ چیمپئن کے ساتھ میچ ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے. جو اگر آپ انٹرنیشنل کسی ایتھلیٹ سے کھیل رہے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے تو اس میں آپ کو 1 month تک لگ سکتا ہے. ڈفرینس کیا ہوتا ہے جب آپ نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ, دونوں میں ڈفرینس کیا آتا ہے؟ بیسکلی انٹرنیشنل میں آپ پہ تھوڑا پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جو اگلا ریسلر ہے اس پہ اس کی کنٹری کے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پریشر کا ہی فرق ہوتا ہے. تو باقی زیادہ تو اتنا نہیں. باقی یعنی کہ گیم میں کھیلنا یا جو ٹرمز کنڈیشنز ہیں, کچھ چیزیں یہ کہ ان کے پاس زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جو جیسے کوئی پاکستان کا ریسلر ہے اس کو اتنی ٹیکنیکس نہیں آتی ہوں گی جتنی انٹرنیشنل جو امریکن ریسلر ہے وہ ہوگا رنگ میں. تو اس کے پاس زیادہ ٹیکنیکس ہوں گی, زیادہ مووز ہوں گے, زیادہ سکلز ہوں گی, شارپر دماغ ہوگا. ہاں بالکل ایسے. یعنی کہ وہ ایک سامنے والے کھلاڑی کو ہرانا بخوبی طریقے سے جانتا ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتی کہ کیا اس لیول کی پھر اکیڈمیز یہاں پاکستان میں قائم ہونی چاہیے؟ جی ابھی ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ویری سون آپ کو گڈ نیوز ملے گی کہ پاکستان میں اکیڈمی اوپن ہوئی ہے جو انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ٹرینرز کے ساتھ ہے, اور پورا آپ کو لائک تیار کریں گے کمپلیٹ پیکیج کے ساتھ.
اور آپ پھر کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو جدوجہد ہے یہ کس کی طرف سے کی جا رہی ہے پاکستان میں اکیڈمی قائم کرنے کی؟ بیسکلی یہ کافی ہیں ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ ہیں، بزنس مینز ہیں کافی، اور جو اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کافی وہ ہیں اس میں، پیشنیٹ لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو کر رہے ہیں اسپورٹ. تو کمپنیز ہیں کافی ساری تو وہ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی گڈ نیوز سننے کو ملے گی. یعنی کہ یہ گڈ نیوز، یہ ایک سرپرائز ہے. جی جی سرپرائز یہ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو بہت جلدی ابھی ہم پریس کانفرنس کریں گے، اس میں اناؤنس کریں گے. زبردست. چلیں جی، یہ ہمارے شو میں انہوں نے بتا دیا کہ بہت جلدی ایک گڈ نیوز ناظرین کو ملنے والی ہے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، اس پاکستان میں ابھی تک جیسے ہم دیکھتے ہیں باقی گیمز کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یا ہمارے میچ، کرکٹ میچ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیا اس طرح سے فائنینشلی ریسلر کو یا اس گیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بیسکلی پاکستان میں تو بھی فائنینشلی کوئی اس طرح نہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے کسی کو، نہ اس طرح کچھ ہے. تو اگر پاکستان میں کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی اپنی مدد آپ کے تحت جی اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہے. تو باہر جو ہے انٹرنیشنل جو ہے تو وہ تو لائک ہوتا ہے، اس میں تو جتنا پیسہ ہے اس میں اتنا کسی اور اسپورٹس میں نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس لیول پہ نہیں یہ چیز پہنچی. ظاہر جتنا خطرناک کھیل ہے کہ آپ اپنی جان تک اس میں گوا سکتے ہیں، تو اس کے سامنے پیسہ تو کچھ نہیں ہے. بالکل تو سپورٹ تو لازمی ہے کہ آیا وہ فائنینشلی تو وہ ذرا ریلیکس رہے کہ مجھے اس کے فائنینس نہیں اٹھانے، وہ اپنی ٹریننگ پہ فوکس کرے. بالکل بالکل. ٹریننگ پہ، پھر ڈائٹ اس کی اتنی ایکسپینسو ہے، ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا 4,000 to 6,000 کیلوریز ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ ایکسپینس لگتا ہے. تو پاکستان میں تو بھی کسی قسم کا کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے کسی بھی ریسلر کو. تو انٹرنیشنلی ہے، تو پاکستان میں ابھی تک کوئی اس کا سسٹم نہیں ہے. تو پاکستان میں ہونا چاہیے سسٹم، جیسے ہم باقی اس کو کرتے ہیں. تو اس کی کیا جو اس پہ خرچہ آتا ہے وہ کہ زیادہ ہے؟ یعنی کہ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا جو بندہ ہے اس میں ایک پیشن، ایک شوق ہے ریسلر بننے کا، تو کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بیسکلی جب آپ میں پیشن ہوتا ہے پھر تو آپ خرچے کا پرواہ نہیں کرتے. ہاں، تو جو بھی ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایکسپینسو اسپورٹس ہے تو اس میں ول ہونی چاہیے. جی جی بالکل ول ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریننگ لینی ہے تو اس کے لیے ظاہر آپ کو ایکسپینسو فنڈس بھی چاہیے ہوں گے. بالکل ڈائٹ کا خیال رکھنا. پھر اگر کوئی انجری ہو گئی پھر میڈیکل ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اوور آل آپ کو لائک فنڈس کی تو نیڈ پڑتی ہے بہت زیادہ اس چیز میں. لیکن پیشن ہونا چاہیے، مین چیز پیشن. اگر آپ میں پیشن ہے تو آپ کر لیں گے، خرچے کی پرواہ نہیں ہوگی. پھر کچھ بھی کر کے آپ وہ چیزیں اپنی مکمل کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے ریسلر اس گیم میں، میچ میں، تو کیا وہ مکمل طور پہ اس کو گیم سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر میجر قسم کی کوئی انجری ہو جاتی ہے؟ بیسکلی جب انجریز ہوتی ہیں تو ڈاکٹرس جب تک آپ کو پرمیشن نہیں دیتے کمپیٹ کرنے کی تو آپ نہیں کمپیٹ کر سکتے. تو یہ ڈاکٹر آپ کو جب آپ ریکور ہو جائیں گے، ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ ہاں اب آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، تبھی آپ رنگ میں آ سکتے ہیں پرمیشن کے ساتھ. اوکے ہیں، آپ پرفیکٹ جی ہیں، اب دوبارہ سے آپ گیم کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو کئی ریسلر کو کافی سیریس انجریز ہو جاتی ہیں. کئی لوگوں کا اینکل ٹویسٹ ہو جاتا ہے، کئی لوگ لائک ACL ECL کافی میجر انجریز بھی ہو جاتی ہیں. تو جب تک ڈاکٹر آپ کو نہیں اوکے کرتا آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. کہ ڈاکٹر کا مشورہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے. اگر پاکستان میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی گڈ نیوز ایک دینے والے ہیں، یہاں پہ اکیڈمی قائم ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اگر میں ریسلنگ کی بات کروں، ہمارے لوگوں کے مستقبل کی بات کروں ایز اے ریسلر، تو کیا وہ ان کا آپ روشن مستقبل کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں اسکوپ ہے؟ جی بالکل. ابھی ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ٹیلنٹ ہے یہاں کے لڑکوں میں. تو پھر مار دھاڑ میں تو ویسے بڑا ٹیلنٹ ہے، بس آپ نے طریقہ سکھانا ہے. بالکل، یہ پروفیشنلی مار دھاڑ ہے، یہ وہ والی مار دھاڑ نہیں ہے. تو اس میں رنگ میں آ کے آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ اپنے طریقے سکھانے ہیں کہ آیا پہلے آپ مارتے ہیں اندھا دھندھا بس مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے رنگ میں اتر کے اب کچھ طریقے ہوں گے ان کو فالو کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے مارنا ہے، سیفٹی کے ساتھ مارنا ہے، اور اپنے آپ کو جو مار ہے اسے کیسے بچانا ہے، ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ سارے اس میں چیز ہے. تو روشن جو آپ نے کہا، ہاں مستقبل ہے لڑکوں کا، تو کافی ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں یہاں پہ بھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ انشاءاللہ اس ٹیلنٹ کو چن چن کے جو ہے نکالیں گے اور اس کو انٹرنیشنلی تو پاکستان کا وہ نام روشن کریں گے. اچھا، ایک اور چیز کہ جب آپ رنگ میں اتر رہے ہیں تو جیسے مختلف ہم گیمز کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو رنگ میں اترنے کے بعد کہوں تو مار کی بھی کچھ ٹائپس ہیں کہ
کتنے اس کے طریقے ہوتے ہیں, کتنے طریقے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل, یہ آپ کے میچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. فار ایگزامپل اگر میرا میچ سمپل میچ ہے تو سمپل میچ ہوگا, اگر میرا ہارڈ کور میچ ہے تو اس میں اینی تھنگ گوز آن, کچھ بھی کوئی بھی ویپن آپ یوز کر سکتے ہیں. ابھی جیسے میرا فائٹ اور ڈائی چیمپئن شپ کا میچ تھا, اس میں کوئی بھی ویپن الاؤڈ تھا, تو میں نے کینڈو اسٹک کا یوز کیا, میرے اپوننٹ نے ٹیبل کا یوز کیا, مجھے ٹیبل پہ DDT ہٹ کیا. تو لاسٹ مین اسٹینڈنگ میچ ہوتا ہے, وہ بہت رسکی میچ ہوتا ہے, اس میں آپ کے اپوننٹ کو مار کے تو وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, ریفری 10 تک کاؤنٹ کرتا ہے, تو لاسٹ مین اسٹینڈنگ میچ ہے. آپ نے اس کو گرپ کر کے رکھنا ہے. جی جی بالکل. تو اس طرح کے میچز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو اس میچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ویٹ کا, ہائٹ کا, ایج کا بھی ہوتا ہے؟ بیسکلی اس میں آپ کسی بھی جسامت کے ہیں, آپ کو ٹیکنیکس آنی چاہیے, اسکلز آنے چاہیے, آپ میں اسٹیمنا اچھا ہونا چاہیے, آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے, کرزما ہونا چاہیے, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ظاہر ہے 18+ ہی ہونا چاہیے, اور جسم آپ جس بھی جسامت کے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اسٹیمنا میٹر کرتا ہے زیادہ. ٹھیک, یعنی کہ اسٹیمنا 18+. جی جی 18+ ہونا چاہیے. بچوں کے میچز ہوتے ہیں یا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو انڈر 18 ہیں, ان کے کچھ میچز ہو رہے ہو یا ان میں یہ پیشن دیکھنے کو مل رہا ہو, کیونکہ آپ کو بھی بچپن سے یہ شوق تھا؟ جی پیشن تو بہت ہے بچوں میں بھی, لیکن میچز تو نہیں, ہم تو ان کو نہیں پروفیشنلی تو نہیں بھی کر سکتے جب تک وہ 18 کے نہیں ہو جاتے. تو ٹریننگ میں ہے, بھی ٹریننگ ہی کر رہے ہیں, تو رنگ میں تبھی آئیں گے جب لائک وہ پوری طرح سے ٹرین ہو جائیں گے اور اپنی ایج 18 کے ہو جائیں گے. ٹھیک, کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ریسلر بننے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا یا کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بیسکلی پروفیشنل ریسلنگ میں ایسا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے 2-4 موو سیکھے اور آپ رنگ میں آ گئے. اس میں رنگ ٹریننگ تو میٹر کرتی ہے, پھر ساتھ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ہوتی ہے, آپ کو پرومو کٹنگ آنی چاہیے, بات کیسے کرنا ہے, پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے, پھر کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کا کریکٹر تیار کیا جاتا ہے, اس کو آپ نے کیسے کیری آن کرنا ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ طرح کی کافی ساری چیزیں, کمپلیٹ پیکیج ہے ریسلنگ ایک. تو اس میں آپ میں کرزما ہونا چاہیے, تو مائک اسکلز اچھے ہونے چاہیے آپ کے, تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک اچھا ریسلر بننے کے لیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کہا ہمیں بس ہم مار دھاڑ میں بڑے اسٹرانگ ہیں اور 2-4 مووز ہم نے سیکھ لیے اور ہم ایک اچھے ریسلر بن گئے. بالکل, اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, سالوں کی محنت ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن ہوتا ہے, بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں, پھر جا کے ایک ریسلر تیار ہوتا ہے. اچھا, جو لوگ وہی اوور دا نائٹ یا شارٹ کٹ میں ایک پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا اس گیم کو جیتنا چاہتے ہیں, کیا ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. جو اس طرح کی سوچ رکھ کے آتے ہیں, اس طرح کی مینٹلٹی سے, وہ پھر پہلے دن ہی انجرڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ نہیں سروائیو کر سکتے رنگ میں, اور نہ ہی وہ اس کی مار کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہی ٹریننگ کو برداشت کر سکتے ہیں, بیئر کر سکتے ہیں, تو وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں, وہ پھر ویسے ہی نکل جاتے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہو گیا. ایک اچھے ریسلر کی, یا اگر آپ نے اس میچ کو جیتنا ہے تو رنگ کے اندر کیا آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے یا اگریسو ہونا پڑتا ہے؟ بیسکلی یہ ٹیکنیکس آنی چاہیے آپ کو. آپ کے ہر ریسلر کے ڈفرینٹ مووز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ریسلرز ایک ہی طرح کے مووز مار رہے ہیں. ہر ریسلر کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اپنا پرسونا ہوتا ہے, اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کے پاس, تو وہ جو اپنے اپوننٹ کے ساتھ یوز کرتا ہے, تو جس کا جہاں داؤ لگ جائے, جس کا جہاں فنیشر لگ جائے, تو وہ ون کر جاتا ہے. جہاں تکا لگ جائے. نہیں, تکا نہیں, فنیشر اچھا خاصا. ہاں بالکل. تو یہی ہے کہ آپ کو اگلے کو, یعنی مائنڈ گیم ہے یہ, اور ساری اور ٹیکنیکس میٹر کرتی ہے. تو کس طرح آپ اپنے اپوننٹ کو لے کے چلتے ہیں رنگ میں. کئی لوگ ہیں جیسے اپنے اپوننٹ کو اس طرح کرتے ہیں کہ مار کھاتے ہیں اس کو تھکانے کے لیے, یہ انٹینشنلی ہوتا ہے. میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی کہ ہم موویز میں اکثر دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہیرو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو پہلے تم نے تھکانا ہے, جب وہ تھک جائے گا, وہ تنگ پڑ جائے گا, تم جب تک کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوگے, اس کے بعد پھر تمہاری باری. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے آپ کو اپنے اپوننٹ کو تھکانے کی, کہ جب تھک جائے آپ اس پہ پھر اٹیک کریں. آپ پہلے مار کھاتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے, لیکن اس مار میں اپنے آپ کو بچانا ہے. بالکل بالکل, آپ نے بس ڈیفینڈ کرتے رہنا ہے اپنے آپ کو, اور جیسے ہی وہ تھک جائے, آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ تھک گیا, اب اس کا ویسا زور نہیں ہے مارنے میں, تو آپ اس پہ اٹیک کر دیں. پھر آپ کا ایک ہی کافی ہوگا. ہاں بالکل, آپ اپنا فنیشر لگا سکتے ہیں. پھر آپ کو اس پہ ایک ہی کافی ہوگا. لیکن یہ جب جس ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں, سامنے والے جو پارٹیسپینٹ ہے اس کے مائنڈ میں بھی تو یہ بات ہوگی نا. بالکل بالکل, کہ جو میرے مقابلے میں ہے, پہلے میں اس کو تھکاؤں, پھر میں اپنا وار جو ہے وہ کروں. اب اگر دونوں پارٹیز کے مائنڈ میں یہ بات ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پھر کسی ایک کو کچھ اور کرنا پڑے گا. کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. بالکل بالکل, ایسے تو نہیں ہو سکتا کسی نے ایک کو پھر ہاں
स्टेप अप करना पड़ेगा कुछ और करने के लिए। क्योंकि ये बात ना, अब जैसे ये अब दोनों की पार्टीज के माइंड में हो सकती है, दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो ये सोच सकते हैं कि भाई सामने वाले को पहले थकाते हैं, उसके बाद जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब दोनों पार्टिसिपेंट के माइंड में एक ही चीज आ रही है कि रिंग में हमने उसको थकाना है, वो भी कह रहा है मैंने उसको थकाना है, तो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए ये टेक्निक भी होती है कि जैसे आपने कोई इस तरह की, अगर आपको पता चल गया आपका अपोनेंट ये टेक्निक का यूज कर रहा है, तो आप अपने अपोनेंट को इंटेंशनली लाइक थप्पड़ मार सकते हैं, स्लैप कर सकते हैं, ताकि वो गुस्से में आ जाए और आप पे अटैक करने लगे। अच्छा, कुछ ऐसे हरकत करनी है कि वो पहल कर दे। हाँ, कि वो गुस्से में आ जाए, उसको गुस्सा दिलाना है आपने। तो अगर कोई ये टेक्निक यूज कर रहा है, इसका एक ये भी काउंटर तरीका है। तो इसमें जो आपके ट्रेनर होते हैं, क्या वो आपको ये सिखाते हैं कि अपना गुस्सा आपने कैसे कंट्रोल करना है? क्योंकि सामने वाला जो पार्टिसिपेंट है वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको गुस्सा दिलाने की, आपको हाइपर करने की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ज़ाहिर है हमारी साइकोलॉजिकल क्लासेस होती हैं बहुत सारा। क्लासेस होती हैं? जी बिल्कुल, साइकोलॉजी की, जिसमें आपको काफ़ी सारा यानी गाइड किया जाता है, आपकी काउंसलिंग होती है कि आपने क्या करना है, रिंग में आपने क्या करना है, आउट ऑफ द रिंग आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों की क्लासेस होती हैं। मैंने आपको बताया ना, कंप्लीट पैकेज है प्रोफेशनल रेसलिंग। ऐसे नहीं है कि 2 दिन रिंग में आया, मूव सीखे और रेसलर बन गया। ओवरनाइट गेम नहीं है ये, सालों साल की मुकम्मल पैकेज है। और इस पैकेज को मुकम्मल अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप एक अच्छे रेसलर बन सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमारे देखा जाए जो रेसलर आजकल बन रहे हैं वो ये तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? जी एब्सोल्युटली कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो रेसलर नहीं बन सकते। और जाहिर है इंटरनेशनली आपने WWE तक पहुंचना है। हाँ। तो जाहिर है वो तो इस तरह नहीं वो देखेगी कि अगर कोई रेसलर इस तरह कर रहा है इंटेंशनली, तो इस तरह आपको नहीं आगे प्रमोट करेगी और ना ही हायर करेगी। ठीक। अच्छा, अगर जब आपकी सिलेक्शन होती है नेक्स्ट मैच के लिए, तो क्या आपके जो साबका मैचेस आपने खेले हुए होते हैं, चाहे उसमें आपने हारे हो या जीते हो, तो उसमें क्या आपकी उस परफॉर्मेंस या आपके बिहेवियर को मद्देनजर रख के आपको नेक्स्ट सेलेक्ट किया जाता है? बेसिकली अगर आप विन करते हैं, ये विनिंग और लूजिंग मैटर करती है ज़्यादा रेसलिंग में। तो अगर आप विन करते हैं तो आप नेक्स्ट मैच के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो इसमें ये विनिंग और लूजिंग मैटर करती है कि आप किस तरह अपने अपोनेंट को हराते हैं। फिर आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है कि आपने कितना, आपका स्टेमिना था रिंग में और क्या था। फिर उस बेसिस पे आपको नेक्स्ट मैच मिलते हैं। नेक्स्ट के लिए आपको। ओके, रेसलिंग के जो शौकीन हैं उनको आप पैगाम क्या देंगे? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप फॉलो करें। अगर आप में पैशन है, डेडिकेशन है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, तो आप लगे रहें इसमें, नेवर गिव अप, और एक दिन इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत खान, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन डटे रहें, आप अपने आपको पैशन है, आप में लगन है, तो यकीनन आप एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन ओवर द नाइट शॉर्टकट में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब हम रेसलिंग की बात करते हैं, ये यकीनन एक ख़तरनाक खेल है, एक जानलेवा है, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं। आप अपने आप को महफूज रख भी सकते हैं, आप अपने जान की हिफाजत कर भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन किसी भी गेम का हिस्सा बनने से पहले, किसी भी जगह, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको नॉलेज होना, ट्रेन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, डिस्कस करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है बहुत अहम है, खूबसूरत है, खूबसूरती से रिलेट करता है, खूबसूरती को कैप्चर करता है। समझ तो आप गए होंगे, कुछ हमारे व्यूवर समझ गए होंगे कि महविश किस चीज़ की बात कर रही है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ फोटोग्राफी की। और इस वक्त पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था, वो रील्स वाले कैमराज होते थे जिसमें हमें वो रील्स परचेज़ करनी पड़ती थी। 30-35 उसमें पिक्चर्स बनती थी और बड़ी लिमिटेड होते थे। और हम सोचते थे कि अच्छा इस जगह पे या इस शख्स के साथ हमने पिक्चर बनानी है ताकि वो रील ख़त्म ना हो जाए, और उसके बाद उन पिक्चर्स को डेवलप करवाना, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हर चीज़ में जिद्दत आई, फोटोग्राफी ने भी अपनी वो जिद्दत जो है वो अपना एक नया रंग, एक नया रूप उसने इख्तियार कर लिया। तो इसी पे हम बात करेंगे कि यकीनन ये एक अछूता फ़न है और इस फ़न को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस फ़न में जिद्दत कैसे आ सकती है, इस फ़न में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और इस फोटोग्राफी के फ़न से कितने लोग वाकिफ़ हैं और कितनी इसकी अहमियत को जानते हैं, समझते हैं। इसी पे हम बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा, मेल फोटोग्राफर तो आपने बड़े देखे होंगे, लेकिन एक फ़ीमेल का या ख़वातीन का इस शोबे में आना, इसको अडॉप्ट करना, कैमरा को पढ़ना, समझना, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। क्योंकि सिर्फ एक बटन प्रेस करना, क्लिक करना ही फोटोग्राफी नहीं होती। उसमें बहुत सारे लेंस के नाम होते हैं, लेंस की टाइप्स होती हैं, फिर वो
अपर्चर, आयरस, कुछ इस तरह की चीज़ है। ये तो हम उनसे जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है। जो मेरी नॉलेज में थोड़ी बहुत मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें यानी कि बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं फ़ोटोग्राफ़ी के इस फील्ड में आने के लिए। कैमरे को समझना, पढ़ना, फिर आपके एंगल्स, आपने जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो फिर एंगल्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसी पे बात करेंगे कि आया आजकल जो हर दूसरा बंदा कैमरा उठा के चल पड़ता है और कहता है कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ जी, मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे शूट करता हूँ। तो क्या ये एक इंसाफ है इस फील्ड के साथ, या फिर उन्हें पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है? तो फीमेल हैं ये हमारी गेस्ट फ़ोटोग्राफ़र, और बहुत अरसे से मेरे जानते हो, तो माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की, जिस तरह इस शोबे को अडॉप्ट किया, फिर उसमें एक्सेल किया, फिर ना सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाया बल्कि बाकी ख़वातीन को कामयाब बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें ऐसे ट्रेनिंग क्लासेस देना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें समझाना कि आया आप किस तरह एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़र बन सकती हैं, आप किस तरह इस फील्ड में ख़ुद को मनवा सकती हैं, मर्दों के शाना बशाना कैसे आप चल सकती हैं, क्योंकि हर फील्ड में हर्डल्स होती हैं। लेकिन एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र को देख के कुछ ज़्यादा हर्डल्स हमारे सामने आ जाती हैं वेरी अनफॉर्चुनेटली। तो वो भी हम जानेंगे। मासूमा ज़ुबैरी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जहाँ खूबसूरती को कैप्चर करना वहाँ खुद भी खूबसूरत लगे। क्या बात है, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप खूबसूरती को कैप्चर कर दें तो खुद को भी ज़रा खूबसूरत रखना चाहिए। सबसे पहले मासूमा मुझे बताओ कि बहुत सारे फील्ड्स थी, आप उसमें जा सकती थी। ये फ़ोटोग्राफ़ी मुझे लगता है एक बड़ा मुश्किल, टफ एक शोबा है, एक फील्ड है। तो बीइंग अ फीमेल, आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़, ये पैशन कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे तो फ़ोटोग्राफ़र बनना है भाई? अच्छा, ये मेरा स्टार्ट हुई थी, अगर मैं सही मानों में अपनी जर्नी लगाऊं तो मैं 8th क्लास में थी जब वो 36 वाले, जैसे आपने मेंशन किया कि 36 की जो वो आती थी, रील्स आती थी, और उससे हम जो है वो नेगेटिव से हम जो है वो सारे पिक्चर्स लेते थे। मुझे बड़े अच्छे से याद है, बड़े सोच के पिक्चर बनाते थे, ख़त्म ना हो जाए। तो मेरे पहले ख़ानदान में जब मैं छोटी होती थी तो मामू को देखा था करते हुए। अच्छा। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा शौक हुआ तो मैंने करना शुरू कर दिया फ़ोटोग्राफ़ी, एनालॉग जो कैमराज होते थे। फिर छोटे छोटे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा आना शुरू हुए, तो यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेंड्स वगैरह की पिक्चर्स मैं लेती थी। तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप भी हुआ, और अम्मा अब्बा को भी ज़रा था कि ये तो और किसी फील्ड में चल नहीं सकती, तो इसको ज़रा मीडिया में ही भेज दें हम। अच्छा। तो मैंने जर्नलिज्म में भी सीखा सब बहुत कुछ, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने जर्नलिज्म किया था प्रैक्टिकली थोड़ा कम था उस तक रुझान, आपको थोड़ा सा खुद ही करना पड़ता था। उस वक्त इंटरनेट का दौर आना शुरू हुआ था। यानी कि बताने वाले, सिखाने वाले कम थे। बहुत कम थे। बस एक स्टूडियोज थे, हम जाते थे, विजिट करते थे, पता लगता था NLE क्या होती है, DOP क्या होती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पता लगती थी जब आप स्टूडियो में जाते थे। अब यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आप अपना काम जो है वो कहाँ से नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो आपका यूट्यूब पर रिसोर्स मिल जाएगा। मैंने लर्निंग शुरू की जब मैंने ज़ाहिर है मैंने पढ़ाती भी थी, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़ाती थी, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरी अपनी ग्रूमिंग हुई है, बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम ओरिजिनल मैगजीन्स और ओरिजिनल फोटोग्राफी करते थे, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनवाते थे, तो उनको कहते हैं ना टीचर जो होता है वो सिखाते सिखाते खुद भी जो है वो सीख रहा होता है। ऐसा ही है। तो ये जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। प्लस एक प्रोजेक्ट मेरा स्टूडेंट ही कर रहा था, मेरी बहन का एक डिज़ाइनर वो था, तो वो कर रहा था, तो मैं उसको गाइड की थी, अच्छा ऐसे एंगल लो, ऐसे एंगल लो। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम अपना क्यों नहीं स्टार्ट करती, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन, वो कैमरे की फिक्र ना करो, दैट विल बी डन, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, पहले फ्यू इयर्स जब मेरे पास कैमरा भी आ गया तो इट वाज ऑल ब्रांडिंग, मेरे पास नो रिसोर्स विद नो मनी। और होता ये था कि जी जैसी कोई प्रोजेक्ट आता था, आपका लोगो, आपकी ब्रांडिंग, हमारी पिक्चर्स, और मैंने 3 साल शुरू के ऐसे ही गुजारे हैं। अच्छा, आजकल की यंगस्टर्स क्या चाहती है, हमें फ़ौरन 3 महीने में ही 3 करोड़ रुपया मिल जाए, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू लर्न, आपने जैसे बात की, यू नीड टू लर्न। अगर आपके पास 5, 6, 7 लाख का कैमरा है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है दैट यू आर अ गुड फोटोग्राफर। किसी के पास इतनी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए, अगर है
तो वो मोबाइल फ़ोन से भी कैमरा पे पिक्चर ले रहे हैं। वेरी ट्रू। मैंने कितने फोटोग्राफर देखे हैं वही बात के साथ साथ 8-8 लाख के कैमरास रख लेने से ये मुराद नहीं कि आप अच्छे फोटोग्राफर बन गए। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके पास महंगे इक्विपमेंट्स भी हैं, महंगे कैमरास हैं, लेकिन बात आती है कि एंगल की, कैप्चर की, किस तरीके से आप पिक्चर आप क्लिक कर रहे हैं, ये सेंस नहीं है। और वही बात कि अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर है तो आप फ़ोन से भी अच्छी पिक्चर क्लिक कर लेंगे, और अगर नहीं तो आप महंगे कैमरास जो है वो भी आपके किसी काम के नहीं है। तो एक अच्छा कैमरामैन में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसके अंदर ना 2 चीज़ें होनी चाहिए अगर वाकई कोई चीज़ परस्यू करनी है अपनी लाइफ में। ये मैं यंग लड़कियों को भी कहती हूँ, ठीक है, पेशेंस एंड पैशन। जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं तब आप कहते हैं ना आप वंडर्स क्रिएट करते हैं, तो फिर वाकई वंडर्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि पेशेंस आपको सिखाती है कि यार अपने सब्र रख के और फिर फल खाना है, राइट। और पैशन ये है कि बस उसका पीछा नहीं छोड़ना, रातों रात कुछ नहीं होने, रातों रात कुछ नहीं होना। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी लक है, दैट इज योर लक, दैट इज योर लक। लेकिन अगर आप परस्यू रखें, आपको मैंने जैसे अभी बताया कि मुझे पहले 3 साल कुछ भी नहीं मिला, मुझे सिर्फ ब्रांडिंग मिलती थी। और पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट जो किया था वो मैंने एक बर्थडे पार्टी की थी, उसकी मैंने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर्स ली थी। और दैट द फर्स्ट इनकम when I was what I generated was 3,000 rupees। क्या फील हुआ था उस वक्त, क्या महसूस किया कि मैंने अपने घर वालों को ट्रीट दी थी मैंने अपने घर वालों को ट्रीट दी थी कि ये मेरा अपना बिजनेस की अपनी कमाई है। क्या बात है। वैसे उस वक्त जो है ना, ये कब की बात है, कितने साल पहले की बात है? That was back in 2000 मेरे ख्याल में 17। अच्छा, 2017 में फिर भी 3,000 काफी, उसमें आप काफी कुछ कर लेते थे। क्योंकि मैंने इससे पिछले 3,000 में एक बंदा ही खाना खाएगा। अब तो खैर बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे जो है वो कुछ चीज मंगवा के और बस घर वालों के साथ समोसे पकौड़े ये हम लोग जो है वो मेरी तरफ से मैंने कहा था ट्रीट है पहली। क्या बात है, क्या बात है। तो आजकल जो हमारे, जैसे मैंने कहा इंट्रो में भी मैंने कहा कि एक कैमरा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो हम कैसे ये जज करें कि आया जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो कौन है और जो मौसमी बटेरे हैं वो कौन है? क्योंकि ज़ाहिर है काम परफेक्ट चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मौसमी बटेरे जो होते हैं ना वो चलाओ काम करते हैं। वो कहते हैं अच्छा, जैसा हमें भी कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स मिलते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर उस पे आ गई हूँ कि मैं सिर्फ सिग्नेचर करती हूँ और बाकी मेरी टीम कर रही होती है, तो अगर टीम में ऐसा बंदा है जो कि काम सही नहीं कर रहा तो इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई ब्लंडर भी होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं उसको हम एडिटिंग में ओवरकम कर दें, राइट। वो फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो हम जो है वो उसकी कॉस्ट नहीं लेते अपने एम्प्लॉय ऑब्वियसली क्लाइंट से। जहाँ तक बात है कि जी कुछ नहीं आता, हाँ जो बच्चे सीख रहे होते हैं उनका साफ पता चल जाता है, क्योंकि मसूमा ऐसा वो शाये होते हैं कि अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो कि उनका काम नहीं होगा, किसी और का काम उठा के वो दिखा देंगे और वो प्रोजेक्ट जो है वो हासिल कर लेंगे। तो कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं। इसमें वही बात आती है कि अच्छा ऐसे एक चीज़ मैं और भी इसमें मेंशन करूँगी कि इस पे ना जो सीनियर लोग होते हैं, जब ये बच्चे उनसे परस्यू करते हैं ना मदद मांगना कि जी हमारा जो काम है क्या हम अपने पेज पे लगा लें, मैं हमेशा सीनियर फोटोग्राफर से कहती हूँ उनको लगाने दें, उनको प्रोजेक्ट्स स्वयं मिलेंगे इस तरह। जब उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर वो क्या करते हैं कि दूसरों के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और वो दिखा देते हैं। सो मैंने जितने भी इंटर्नशिप में मेरे पास बच्चे आते थे या मुझे फोटोग्राफी सीखते थे, मैं हमेशा उनको कहती थी अगर आपने मेरी कंपनी के लिए भी काम किया है, don't worry, you can put your good work on your page so that आपको जो है वो opportunity मिले। अगर बंदा सिर्फ ये सोच लेना कि यार अगर ये बच्चा मुझसे आगे निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा कमा लेगा, ये उसकी किस्मत है, ये अल्लाह ने देना है। ये सोच हमें बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। ये सोच कहीं ना कहीं हमें दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि अपने अंदर एक डर सा है कि ये मुझसे आगे ना चला जाए, मुझसे ज़्यादा ना कमा ले। एक औरत को इस फील्ड में जब वो आती है एज अ फोटोग्राफर, यकीनन हर्डल्स होंगी, मुश्किलात होंगी, तो कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहली बात ही यही है कि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में भी ये बात बैठ के की कि हरासमेंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि फेस मेरे ख्याल में हर कोई करता है। हरासमेंट ज़रूरी नहीं है कि टचेबल ही हो, बट मुंह से भी हरासमेंट होती है। ठीक है,
اب ایک میں کور کر رہی تھی ایونٹ, تو مجھے کہا گیا کہ تمہارا اکوپمنٹ نا بالکل نامنل ہے, وائی ڈونٹ یو چینج یور اکوپمنٹ اینڈ دین کم اگین ان دس انڈسٹری. And he was a very senior photographer. I don't want to quote his name here, but مجھے اس ٹائم پہ بہت ڈی موٹیویٹ میں ہوئی تھی, اور میری نظر میں وہ ایک ہراسمنٹ تھی, وہ ایک ڈی موٹیویشن تھی. آپ کو کبھی بھی اپنے ینگسٹرس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیٹ از دا اونلی ریزن آئی ڈونٹ ٹیل مائی ینگسٹرس ٹو ڈی موٹیویٹ یور سیلف, اسپیشلی لڑکیاں, کیونکہ میں اپنے اس سے دور سے گزری ہوئی ہوں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کندھے سے کندھا ملا کے جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو دھکے پڑتے تھے, مانتی ہوں ہوتا تھا, لیکن آپ نے جب آپ کو پتہ ہے that you're right and you're on the right path and you want to achieve something, ignore the fact and do your work. یہ فیکٹ ہے. آپ اپنا بس کام سے کام رکھیں, ایک لمٹ میں رہ کے بات کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں. ناٹ ایون میں لڑکوں کی یہاں بات نہیں کروں گی, میں عورتوں کی بھی بات کروں گی یہاں پہ. عورتیں بھی آپ کو لفظی طور پہ ہراس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا, یہ تو صرف ایک فوٹوگرافر ہے, اسے پکچر ہی تو کلک کرنی ہوتی ہے. ہاں بس ایک بٹن تو دبانا ہے, ایک بٹن ہی دبانا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے پاؤں میں تین گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد چھالے کتنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اینگل کے لیے اوپر نیچے بیٹھ کے کیسے جو ہے وہ اینگل نکالنا ہوتا ہے, یہ چیز نہیں ریئلائز کرتے. دوڑنا ہے, آپ باقی سب کھانا کھا رہے ہوں گے تو فوٹوگرافر اب ان کے پکچر ویڈیوز بنا رہا ہوگا, وہ بعد میں پتہ نہیں ٹائم ملے گا اسے نہیں ملے گا. بالکل بات ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. میں مردوں میں بالکل خلاف نہیں ہوں, لیکن ہاں عورتوں سے بھی آپ بلی ہوتے ہیں. عورتیں بھی آپ کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی یہ تو صرف ایک فوٹوگرافر ہے, اس سے کیا ہی اچیو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مسومہ سے مزید بھی ہم اس فیلڈ کے بارے میں جانتے ہیں, فوٹوگرافی کے بارے میں جانتے ہیں. آیا اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو کن چیزوں کو وہ فالو کرے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے. یقیناً یہ ایک ایسا شوق ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ نے اگر آنا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو پراپر اس کی جو تعلیم, ایجوکیشن یا کورسز ہیں آپ کو وہ کرنے پڑیں گے. ایک اچھا کیمرہ رکھ لینے سے یا یہ سوچ لینے سے کہ صرف ایک بٹن ہی تو کلک کرنا ہے اور میں ایک اچھا فوٹوگرافر بن جاؤں گا, ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ شوق ہے تو شوق کے لیے تھوڑا سا لرن کریں, پڑھیں, سیکھیں, تاکہ آپ ایک اچھے فوٹوگرافر کی شکل میں ابھر کے سامنے ہے. تو اسی پہ بات کریں. معصومہ ہمارے ساتھ ہے. معصومہ مجھے بتائیں کہ ایک اچھی فوٹوگرافی کے لیے کیا صرف کیمرہ اچھا ہونا ضروری ہے, یا پھر آپ کو ایک ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں ایک پکچر بنانے کی وہ بھی آپ کو معلوم ہو؟ بالکل. آٹو پہ تو ایک وہی بات ہم لوگ جو ابھی تھوڑی بار پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ آٹو پہ رکھ کے تو کوئی بھی پکچر لے سکتا ہے, ایک بٹن ہی تو کلک کرنا ہے, وہ کوئی بھی کر لے گا. اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بٹن ہی تو کلک کرنا ہے. لیکن اگر مینول آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے پہلے آٹو میں سے وہ پکچرز نکالنی ہے اور اس کی پراپرٹیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سی پراپرٹیز آپ کی بیسٹ تھیں اس پکچر کے لیے. پھر آپ مینولی اس پہ آپ انپٹ کرتے ہیں. اوکے. کیونکہ مینولی میں آپ کا آئی ایس او آ رہا ہے, شٹر اسپیڈ آ رہی ہے, آپ کی جو اور اس میں فیچرز ہیں وہ ساری چیز آ رہی ہے, آپ کی لائٹ کتنی ڈم ہے, کتنی نہیں ہے, کتنی آپ کو لائٹ چاہیے, وہ ساری چیزیں میٹر کرتی. پھر آپ کو فلیش چاہیے نہیں چاہیے, آؤٹر لائٹس چاہیے نہیں چاہیے. اور فلیش پہ ڈفرینٹ قسم کی ہے نا. اب آئی ایس او کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس میں گرینز آ جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ آئی ایس او جب آپ زیادہ کریں گے تو جی گرینز آ جائیں گے آپ کی پکچر میں. تو ہم نے پکسلس کو لمیٹڈ اس میں رکھنا ہے, ہم نے پکسلس پھاڑنے نہیں ہیں, ہم نے پکسلس کو ایک فرق تو پتہ چلے نا کہ یہ ایک اچھے کیمرے کی ایک اچھے کیمرے کی پکچر اور یہ فون کی پکچر, ڈفرنس تو پتہ چلنا چاہیے. آج کل تو خیر فون میں بھی اتنے امیزنگ کیمراز آ رہے ہیں کہ اس میں آپ مینول سیٹنگز میں اگر آپ اپنی سیٹنگ سیو کر لینا تو وہ پھر ویسی ہی رہتی ہے. صرف جو فرق پڑتا ہے نا وہ لائٹنگ کا فرق پڑتا ہے, اس میں آپ کو تھوڑا ٹرکی ہونا پڑتا ہے. جو مینولی پروفیشنل لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, جو مینول موڈ میں کام کرتے ہیں, دیٹ از واٹ یو کال پروفیشنلزم. جو مینول میں ایک دفعہ سیکھ گیا اس کو پتا ہوگا کہ یار اگر آپ ایک سائڈ ڈارک ہے تو اس میں آپ نے لائٹ کیسے ڈالنی ہے. اچھا, پھر آپ کو وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ کو ایک نئی چیز, ایک نئی ٹیکنیک, ایک نئی ایک لک سامنے آ رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل.
جیسے میری ایک 2-3 پکچرز تھیں جس میں جہاز جو ہے میں نے کیپچر کیے ایگزیکٹلی میں نے دیکھا تھا اور لوگوں نے سیکنڈ لاسٹ پریڈ کی آپ نے وہ بنائی تھی. جی تو اس میں تھا یہ ہوا تھا کہ میں 15 دن کی پریکٹس میں، اب 15 دن، وہی میں نے پیشنس اور پیشن کی بات کی، 15 دن مجھے پتا ہوتا تھا انہوں نے اوپر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں وہاں جا کے ٹریننگ چل رہی ہوتی تھی، میں ادھر جا کے بیٹھ جاتی تھی، میں کہتی ہوں یار کبھی تو اچھا کلک آئے گا. پھر میں سیٹنگز دیکھتی تھی، پھر میں کنٹینیوس شاٹس، کیونکہ لائٹ کا مسئلہ، پھر وہ فوراً سے گزر رہے، وہ تو اسٹے اوپر نہیں کر رہے. بالکل بالکل. اور سب سے بڑی چیز جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک موونگ آبجیکٹ ہے اور آپ نے شٹر سپیڈ کتنی رکھنی ہے، پھر اس کے بعد لائٹ کس میں اتنی ڈالنی ہے، پلس اس کے بعد کہ آپ نے وہ مومنٹ کیپچر کیسے کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. کیپچر میں ایک ٹپ دیتی ہوں یہاں پہ آپ کے پروگرام سے، ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ اگر موونگ آبجیکٹ کو، بہت فاسٹ موونگ آبجیکٹ ہے، ایک تو شٹر سپیڈ آپ کی بہت تیز ہونی چاہیے، پلس آپ کے جو شٹر جو آپ کی کنٹینیوس شاٹ ہے، آپ کو ہمیشہ اس سے ایک رننگ چیز کو کلک کرنا چاہیے. وائی؟ بیکاز اس میں سے ہی 5 میں سے ایک جو ہوگی وہ آپ کی بلری نہیں آئے گی. It's a tip. It's a tip for the youngsters. رننگ سبجیکٹ ہے نا، رننگ سبجیکٹ ہے. رننگ سبجیکٹ کو آپ جو ہے وہ کنٹینیوس شاٹس لیتے ہیں، آپ ایک ایک شاٹ کر کے نہیں لیتے، وہ ٹھٹ ٹھٹ کر کے آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. کوئی ایک تو اس میں اچھا آ جائے گا، ایک اس میں آپ کے جو ہے وہ اچھا آئے گا. لیکن یہ ایک دن کا نہیں ہے کام، یہ 15 سے 20 دن کا کام. پریکٹس ہر اچھا کام جو ہے وہ پریکٹس مانگتا ہے. بالکل بالکل. میں نے جس طرح میں مجھے بہت سارے ایڈونچر، جس طرح ہم لوگ گئے کسی جنگل میں کھینچنے کے لیے پکچر وغیرہ. اب ایک ہمنگ برڈ ہے فار ایگزامپل، اب وہ صبح کے ٹائم پہ آگے بیٹھتی ہے، آپ نے اس کا ویٹ کیا ہے نا کہ آپ 5 بجے جا کے بیٹھے، ہمیں پتہ ہے کہ جی 6 بجے آ کے اس نے ایک درخت پہ بیٹھنا ہے. تو وہ جو پیشنس ہے نا آپ کا، وہ چیز آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کی 10 یا 15 دن کی محنت ضرور رنگ لائے گی. دیکھیں جب آپ صبر کرتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھتے ہیں، ایک تسلسل رہتا ہے، تو ریگارڈ آپ کو ڈیفینیٹلی ملتا ہے. ایک کیمرہ آپ نے لے لیا ہے، آپ فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں، تو ایک کیمرے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے؟ آئی تھنک کیمرے کی ساری ٹیکنیکل چیزیں، اس کے اوپن سے لے کے آف تک ہر چیز آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں آتا، آپ ٹریننگ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس ریسورسز کم ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کے پاس یوٹیوب پہ 1000 ریسورسز اویلیبل ہے. میں نے جس سے پہلے بھی مینشن کیا، بیٹھے ہیں آپ کو، میں نے بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی جب میں نے پڑھ رہی تھی، میں نے اتنا نہیں سمجھا تھا، میں نے خود دن رات محنت لگا کے ایک ایک بٹن کو پڑھا ہے. جب آپ ایک ایک بٹن کو پڑھتے ہیں نا، ایک ایک فنکشن جا کے پڑھتے ہیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فریمنگ بھی بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ فریمنگ میں آپ کے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں کیمرہ کے اندر، 24 ہو گئے، 28 ہو گئے. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فل فریم کیمرہ لگایا ہوا ہے یا کراپ سینسر لگایا ہوا ہے. ان کی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے جس طرح آپ نے کیپچر کرنی ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو نہیں پکڑتا. جو پورٹریٹ بننا چاہتا ہے وہ بس کھینچتا جاتا ہے تو وہ پورٹریٹ بن جاتا ہے. لینسز کا پتہ ہے سب کو کہ جی 70-200 جو ہے سب سے بڑا لینس ہے جو اس تک فوٹوگرافرز یوز کرتے ہیں. میں نے بھی یوز کیا ہے، وہ پورٹریٹ فوٹوگرافی کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو بھی سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے کیونکہ ہر کوئی 70-200 یوز نہیں کر سکتا. اب وائڈ اینگل پہ آپ نے اگر فل فریم لگایا تو آبویسلی آپ کی پکچر بہت زیادہ وائڈ ہو جائے گی، بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. ناٹ ایوری بڈی کین سینس دیٹ کہ یار اگر کراپ سینسر پہ جب آپ فل فریم لگائیں گے یا وائڈ لگائیں گے تو وہ کام کرے گا کیونکہ وہ کراپ سینسر ہے. لیکن اب یہ ایسی ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیزیں آپ جب جائیں گے پڑھیں گے آپ کو تب سمجھ آئے گا. بالکل. اچھا، اس وقت فوٹوگرافی کے لیے جو زیادہ تر لینزز یوز ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 80mm 50mm تو بیسک، کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ ایک جو لے مین ہے وہ ابھی اسٹارٹنگ کر رہا ہے اور اس کو ذرا گڈ پکچرز وغیرہ چاہیے تو 50mm از گڈ انف فار دیٹ کو وہ پورٹریٹس وغیرہ نکال سکے. کیونکہ اس میں بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے خود موو کرنا ہوتا ہے، وہ لینس آپ کا وہ نہیں کرتا، فوکس نہیں کرتا، وہ آپ کو خود موومنٹ، زوم ان آؤٹ اس میں نہیں. ہاں جی، آپ کو خود ہی ڈالی شاٹ بن کے جانا، آگے پیچھے جانا ہوتا ہے. تو وہ ہے 80mm ہے. اگر آپ نے تھوڑا فل فریم لینا ہے، آپ تھوڑا پروفیشنل والی سائڈ پہ آ رہے ہو تو 24-70 ہے، 28-74 ہے، پلس آپ کے پاس 70-200 جیسے میں نے کہا. اگر آپ
70-200 नहीं अफोर्ड कर सकते बिकॉज वो महंगा होता है। यस। और तो आप 70-300 भी कर सकते हैं। वो एक ज़रा बेसिक है उसका F पॉइंट्स 4 पॉइंट। अब ये F पॉइंट्स भी अब ये भी समझने की टेक्निकल चीज़ है कि F पॉइंट्स क्या है। ये टेक्निकल चीज़ें लेंसेज के बारे में मज़ीद जानते हैं। आपके फोटोग्राफी के हवाले से एक लूप तैयार किया हमारी टीम ने, वो देखते हैं और नाज़रीन को भी दिखाते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले की। वेलकम बैक नाज़रीन। वंडरफुल मासूमा, क्या ज़बरदस्त फोटोग्राफी। मतलब वो हम जो देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पिक्चर्स, और हम सोचते हैं यार कितनी ज़बरदस्त इस फोटोग्राफर ने ये पिक्चर क्लिक की है। तो उस वक्त क्या माइंड में क्या चल रहा होता है कुछ डिफरेंट करने का? और मतलब ऐसी पिक्चर्स हमने देखी नाज़रीन ने भी जो वाकई ही हैरान कर देने वाली है कि यानी कि इसमें वाकई आपका माइंड ज़हन यूज़ हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि या देखिए एस्थेटिक सेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो बस क्लिक करना शुरू हो जाए और 50 पिक्चर्स ले लें। अब वो जहाज़ों की जो हमने बात किया वो देखिए कि वाकई ये एक हैरान कर देने वाली बात है। वो फिर आपको देखिए, आपको पता है ना कि आप अगर आपने बैठने, क्योंकि मैं जब छत पे जाके बैठती थी तो आपको मुझे लोग कहते थे ये क्रेजी है, ये क्यों इस तरह छत पे जाके बैठ जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैसे, क्या आप वहाँ जाके बैठे और लोग आपको मोहल्ले वाले देख रहे हो ये लड़की कर क्या रही है। तो नहीं, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वही पैशन वाली चीज़ के अगर आपने परस्यू करना है कोई चीज़ तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि उसके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। वो पागल वाला लफ्ज़ थोड़ा सा आपने पैशन को पाने के लिए ना, अपनी ड्रीम को पाने के लिए थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ता है। एग्जैक्टली, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं थोड़ा तो पागलपन बनता है। डिजिटल फोटोग्राफी ये क्या है? Digital photography is all about online, being online on anything. That can be videography, photography, something to storytelling. जिस तरह अभी कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें बहुत स्टोरी टेलिंग था। तो फॉर एग्जांपल वो जो शुरू में पेंसिल्स की आई वो टीचर्स डे के ऊपर था। ओके, टीचर्स डे पे बिकॉज पेंसिल्स और पेन्स और वो सारी चीज़ें रखी थी, तो वो स्टोरी टेलिंग होता है। प्लस डिजिटाइजेशन को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं। वो मैंने एक रेडी वाला को भी किया था, ठीक है, तो वो फर्स्ट में में था। कितना खूबसूरत है वो फर्स्ट में। तो यू कैन हैव अ सब्जेक्ट ऑफ अ स्टोरी, यस, to tell people that how do you see this world from your eyes. That is what you call digitization, कि आप digitally अब engage कर रहे हैं सोशल मीडिया को अपने साथ। तो ये चीज़ भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ये इन तमाम चीज़ों को देखें, समझना, पढ़ना, फिर एक अपने नज़रिए के साथ और जो आप फील कर रहे हो वो आपके कैप्चर की चीज़ में नज़र आना चाहिए। अब जो महसूस करेंगे वो नज़र आएगा तो ही पता चलेगा कि ये एक अच्छा फोटोग्राफर है। जो हमारी बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं उन्हें क्या आप एडवाइस करेंगी? मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आपकी हर जगह पे होती हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। You can have that trust, you can take along you can take along your father, your mother. बहुत सारी बच्चियाँ जो इनको मैं अपने इवेंट्स पे भेजती हूँ उनसे पूछती हैं कि क्या हम आए अपने भाई को ले जाएं, अब्बा को ले जाएं, अम्मा को ले जाएं। तो मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, इफ़ यू फील कि इस तरह आप सिक्योर हो ज़रूर लेके जाओ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि नेवर एवर डिस्करेज योर सेल्फ कि आपको पैसे नहीं मिल रहे तो जैसे आप परस्यू नहीं कर सकते। 1-2 साल आपको आप ग्रूम करें, पढ़ें इसको कि ये क्या है। उसके बाद अगर आपको, मैं कहती हूँ ना, 2000 भी मिलते हैं ना तो आपको उस चीज़ की जो खुशी होगी ना वो अलग ही होगी। बात है। बहुत शुक्रिया मासूमा, आपने वक्त दिया, नाज़रीन के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया।
नाज़रीन, फोटोग्राफी की बात करते हैं, कोई शक नहीं कि आपको अपनी खूबसूरत यादों को कैप्चर करना ये हमारा शौक़ है, ताकि हम कुछ साल बाद मेमोरीज़ को देखें तो एक वही अपने उस वक्त में वापस चले जाए। तो इसके लिए आपके एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र का इंतखाब भी होना चाहिए, और जो इस फील्ड में आ रहे हैं खुदा उनसे भी दरख्वास्त है कि पढ़ कर आएँ, समझ कर आएँ। और जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं, जैसे मासूमा ने अपनी जर्नी हमारे साथ, अपनी स्ट्रगल हमारे साथ शेयर की, आपको ओवर द नाइट कुछ भी नहीं मिलता। ये आपकी किस्मत होगी कि रातों रात आप जो है वो मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, आपको एक नाम, एक मकाम मिल जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में जा रहे हैं आप उस फील्ड को पढ़ें, समझें और पैशन उसको बनाएं, ना कि आप पैसे कमाने के लिए दूसरों का काम भी ख़राब करना शुरू कर दें। ब्रेक की जाने पड़ रही है जनाब। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत अहम है। वैसे तो हमारा आज का पूरा प्रोग्राम, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि पूरा प्रोग्राम ही बहुत ख़ास है, तो जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारे मीडिया से रिलेटेड। तो इन डिटेल आपको टॉपिक बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का तीसरा टॉपिक, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि हमारे मीडिया से रिलेटेड है, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है उनसे मुतालिक आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। देखिए, जब हम आज के दौर में देखते हैं जिसका दिल चाहता है फ़ोन उठाता है, माइक पकड़ता है और अपने आप को वो जर्नलिस्ट कहना शुरू कर देता है। आया क्या ये जर्नलिज़म की या जर्नलिस्ट की तौहीन तो नहीं है? क्या ये ऐसे ज़िम्मेदार इदारे जो वाकई ही अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, क्या ये उनकी तौहीन तो नहीं की जा रही? इसी पे आज हम बात करेंगे कि आया एक प्रोफेशनल सहाफ़ी बनने के लिए या इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस का होना, और कैसे जर्नलिज़म को पढ़ना, इसकी ज़िम्मेदारियों को जो है वो आपने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे समझना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं चार बातें कर सकता हूँ, या ये नहीं कि मुझे कैमरे के सामने मुझे किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है तो मैं अपने आप को सहाफ़ी कह सकता हूँ, या भाई मैं एक अच्छा माइक बनवा सकता हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट कर लिया है तो मैं एक सहाफ़ी बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी तमाम तर शोबों की तरह, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकला हैं, टीचर्स हैं, उसी तरह सहाफ़त भी एक फ़ील्ड है, एक मुकम्मल शोबा है जिसको पढ़ना, जिसको समझना, जिसकी ज़िम्मेदारियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे बात करेंगे कि एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं, और फिर उसे इस फ़ील्ड में आने के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन से मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो पा रहे। इसी पे बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप इन्हें भी टीवी चैनल पर देखते रहते होंगे बतौर एंकर पर्सन, बतौर प्रोग्राम होस्ट, और साथ साथ ये प्रोफेसर हैं, लेक्चरार भी हैं जी। प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ बशीर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। बताइएगा नाजरीन को उनकी आसानी के लिए कि आया प्रोफेशनल जर्नलिज़म या सहाफ़त क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विश आपका और आपकी पूरी विनिंग टीम का और सच न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मौका दिया। आपके शोज़ ऐसे शोज़ होते हैं कि जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक ह्यूज फेमस के ऊपर देखे जाते हैं, और न सिर्फ लोग इनको देखते हैं बल्कि बहुत कुछ सीखते भी हैं। Exactly. और जिस टॉपिक पर आज आपने इंतखाब किया बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कैटेगरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि हम सारे जो मौजूद हैं, इन कैमरा आउट कैमरा, तो ये सारे साफ़ी कहलाते हैं। बेसिकली साफ़ी की ज़िंदगी बड़ी क्रंच किस्म की ज़िंदगी होती है। देखने को तो बड़ी अशाश बशाश स्माइलिंग फेस, लेकिन जो देखने वाले होते हैं शहाना तौर पे लेकिन एक्चुअली जब हम देखते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो ये समझते हैं, एक साफ़ी से एक्सपेक्ट करते हैं कि जालिम बादशाह के आगे कलमे हक बुलंद करना, बयान करना। अब कलमे हक बयान करना, एक्चुअल मसाइल आगे रखना, वो तो उसको बहुत आसान लग रहे होते हैं, लेकिन सहाफ़ी के ऊपर क्या गुजरती है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या क्या इसके असरात होने हैं, बाद में क्या असरात होने हैं, उसी सहाफ़ी का पता होता है। उसी ने बर्दाश्त करने हैं। देखते हैं कि आज की इस ज़िंदगी की जब हम लोग बातचीत करते हैं, हर इंसान आगाही हासिल करना चाह रहा होता है। वो ये समझता है कि भाई अपने हालात हाज़रा से आगाही रखे, दुनिया से रोशनास हो, इन्फॉर्मेशन हर सोर्स से उसके कलेक्टिव हो। लेकिन इंसान को ये देखना चाहिए कि चाहे हमें छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, वो अगर हमें मिलती है तो उसमें सहाफ़त का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अब साफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वो रिपोर्टिंग करेगा, रिपोर्टिंग करने के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाएगा, देन फिर वो हक़ाइक़ को आपके सामने पेश करेगा, इन कैमराओं के पेश करेगा या अपने कलमकार के ज़रिए उसको पहुँचाएगा।
मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में जिस तरह ज़बरदस्त इंट्रो में आपने ये एक बात कही कि भाई माइक पकड़ के और कैमरा लेके निकल जाना रोड्स पे, कि ये सहाफ़त नहीं होती। वेरी अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त हमारे सोसाइटी में हो रहा है हाँ। कि कोई भी माइक पकड़ता है, वो कैमरा उठाता है या मोबाइल फ़ोन से शूट करना शुरू कर देता है, तो वो कहता है मैं अपने आप मैं एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बन गया हूँ, तो मैं जहाँ चाहूँ जिस जगह चाहूँ मैं आवाम को परेशान कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली इसके बिहाइंड द रीज़न अगर ये देखी जाए तो ये सहाफ़त नहीं है, शौक हो सकता है व्यूवरशिप के लिए, कुछ और मकासद के लिए। अब ये तो उन लोगों के माइंड क्लियर करने की जरूरत है कि भाई आप सहाफ़ी नहीं है। अब अपने शौक के लिए आप ये जरूर कर सकते हैं, बट आप अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। जर्नलिस्ट के लिए ये है कि किसी भी जो भी करंट इशू होगा, जो प्रॉब्लम कहीं भी होगी, उसको हाईलाइट करना, लेकिन हाईलाइट करने से पहले बहुत ह्यूज किस्म की रिसर्च होती है ताकि किसी की इंसान की जो करेक्टर असैसिनेशन भी ना हो। अगर ये फेक न्यूज़ है तो अक्रॉस द वर्ल्ड ओवरऑल एक प्रोफेशनल जो सहाफ़ी उस पर क्या जिम्मेदारियां आयद हैं? ऑफ कोर्स एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि जो खबर जो हमारे तक पहुंचाए, आवाम तक पहुंचाए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, और खबर पहुंचाने के लिए तस्दीक शुदा ऑथेंटिक खबर होनी चाहिए, और इसके लिए इंसान को खुद वहाँ पे विजिट करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों के ऊपर इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली का भी कौल है कि जब तक आप अपनी आंखों से देखें नहीं, कानों से सुने नहीं, उस वक्त तक बिलीव ना करें। तो सहाफ़ी की ये है कि भाई कैमरा लेके वहाँ पहुँच जाना, किसी के कहने के ऊपर वहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है। अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए आपको सहाफ़त के पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के साथ साथ इंसान को फिर वो जो उसने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, प्लेस से पहुँचते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। वहाँ पे आपको थ्रेटन भी हो सकता है, आपको शूट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसकी कितने एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। और एक चीज़ आपने ये देखी होगी, एक सच्चा सहाफ़ी बनने के लिए फिर बड़े कुर्बानियाँ देनी, बहुत कुर्बानी, अपने आप को फना करना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर आज ये कहता हूँ कि भाई हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं कि जिनको जब वो शहादत हासिल करते हैं उनका निशान हैदर से नवाजा जाता है, तमगा इम्तियाज़ दिया जाता है, ठीक है, और एजाज़िया और बेशुमार किए जाते हैं, उनके बच्चों को मराहत दी जाती है, उनकी फैमिलीज़ को मराहत दी जाती है। लेकिन जब एक सहाफ़ी को, जर्नलिस्ट को कोई इंसान शूट करके चला जाता है तो सवाए दुआए कलिमात और कुछ नहीं होता। तो ये बात है कि उसने अपने साथ लेके चलने के लिए अपने बच्चे होते हैं, उसकी पूरी फैमिली होती है, पूरा ख़ानदान साथ लेके चल रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी इस दौर का सबसे ताकतवर वो तबका भी कहलाता है, लेकिन सबसे मजलूम तबका भी सहाफ़ी कहलाता है। बेचारा सहाफ़ी है। अच्छा, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको किन प्रॉब्लम या किन मुश्किलात या किन मसाइल का सामना है? मैं एक एग्जांपल आपके सामने मैं कोड करूँगा कि जब हम इमरान रियाज साहब की बात करते हैं और जब इनकी बात करते हैं, अरशद शहीद साहब की बात करते हैं, ये ऐसे सहाफ़ी थे कि इन्होंने हक़ के ऊपर बात की, और आज के इस दौर में ये वो एक लाइनिंग स्टोन हमारे सामने रख दिया कि भाई अगर ये सहाफ़त में अगर आपने आना है तो फिर ये होना है आपके साथ। अगर इतना दिल गुर्दा रखते हो तो आप यहाँ पे आओ। अगर फिर वो लिफाफेबाज अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो फिर उसकी तो हर कोई, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि भाई शौक़ के तौर पे मैं यहाँ पे आया था, और अगर जब इंसान को 2-3 इंसान थ्रेट आई, उसने सहाफ़त के छोड़ के कोई और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सहाफ़त का एक्चुअली में देखें मकसद जो हम बात करते हैं ये तो आज़ादी इज़हार राय है, तो अगर आपकी वो आज़ादी छीन ले गई फिर आप अपने आप को सहाफ़ी तो ना बोल, क्योंकि आप वो बोल रहे हैं जो आपसे बुलवाया जा रहा है। आपने ज़बरदस्त बात की। देखें कि अगर आप एक परिंदे को उसके तमाम के तमाम उसके पर नोच दें, अब उसे कहें कि उड़ना ज़रा दिखाओ ना मुझे, उड़ के ज़रा दिखाओ, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। यही बात है कि जब आपके सहाफ़ी की कलम को रोक दिया जाएगा, उसकी ज़बान के बंद कर दिया जाएगा, उसको डिक्टेट किया जाएगा कि तुमने इस अंदाज से लेके चलना है सहाफ़त को, फिर ये सहाफ़त तो नहीं है, डिक्टेशन हुई। और डिक्टेशन और सहाफ़त में फ़र्क है। मैं उस एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको देखेंगे भी कि जब पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त था, उस दौर के सहाफ़ियों ने, उस दौर के कलमकारों ने हद कर दी। उन्हें बेशक कोई इतना एडवांस किस्म का दौर नहीं था, लेकिन लिखारी बेहतरीन थे उस वक्त। लोगों में शऊर पैदा करना, लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा करना, आज़ादी की नेमत की असल जो वक़्त है, जो मंजिलत है, उसको आम लोगों तक पहुँचाना, रिसालों के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, ये किसने किया? ये सहाफ़ियों ने किया। उस वक्त एक ही मीडियम था हमारे पास, जो रेडियो था, और रेडियो में वो जो उन लोगों ने उस वक्त काम किया, आज हम शायद टेलीविजन में होते हुए भी ये काम नहीं कर सकते। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और आंख पल झपकने से पहले हमें वो जो आज़ादी हक की बात करें कि अपनी राय देना, उसमें हमें आज़ादी मिलना, वो आज़ादी एक्चुअली हमसे छीनी गई है, या हम खुद आज़ाद उस तरह रहना नहीं चाह रहे या दूर हो चुके हैं। जर्द सहाफ़त, इसका क्या मतलब है जो हम बड़ा सुनते हैं?
देखिए इसमें ये होता है कि आप फिर साफत ना करें। इसका मतलब ये होता है कि जो आप आंखें बंद करके बहरे हो कि आप यहाँ पे चलते रहें, और फिर जो आपको किसी की जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो हकायक आप उनको छुपाते हैं, और लेकिन आप वो लिखते हैं कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, एब्सोल्युटली राइट चल रहा है सारा कुछ, हालांकि ये वाली साफत नहीं होती। एक्चुअली जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आपने साफत में रहना है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आपने बातचीत करनी है। अगर आपने साफत में रहना है, आपने बाकी लोगों की इज्जत का भी ख्याल रखना है, जिसके बारे में आप रिपोर्ट आगे कर रहे हैं और या अगर आप बयान कर रहे हैं उसके बारे में भी आपने सोचना है, और इनफैक्ट इन फ्यूचर जो उसकी यहाँ पे जो हैपनिंग होनी है, उसकी रिएक्शन होना है, उसके ऊपर भी आपने यहाँ पे सोच के आपने आगे चलना होता है। यही बात है कि जब वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती कि जिस कौम की जो साफ़ी बरादरी है ये अगर मजलूम हो, वो कौमें कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती कि जिस कौम की जो साफ़ी बरादरी है उसको अपने मातहत किया जाए। आपके टीवी चैनल्स, आपके रेडियोज़, आपके अखबारात, आपके ऑल इन ऑल जितने भी आपके सोशल मीडियाज़ के जो यहाँ पे सेल्स हैं सबको जैम कर दिया जाए। तो मुझे ये बताएं, क्या अगर एक घर में अगर तमाम लाइट्स अगर ऑफ कर दी जाएं, आपको ये बताया जाए कि जाओ ना अपने घर में या किसी के घर में जाओ, कि आप जा सकेंगे? आप तो अपने रूम में नहीं दाखिल हो सकेंगे। यही बात है कि जब एक साफ़ी को लिखना नहीं दिया जाता, उसकी आज़ादी राय के मुताबिक आगे अमल नहीं करने दिया जाता, तो मैं ये समझता हूँ साफ़त नहीं है। आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, जब साफ़ी की आंखों पे पट्टी बांधी जाए फिर इट मीन कि फिर वो ठीक है, कैमरा मैन जो यहाँ पे इधर उधर जा रहे हैं, हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, हम आपको 2 लाख दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं, फिर आपने हमारी मर्जी की आपने साफ़त जो करनी लोग, जो सहाफ़ी, जो जर्नलिस्ट हक सच पे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आया उनके इस सदाकत की या इस सच्चाई की या इस जिम्मेदारी के जो असरात हैं उनकी अमली ज़िंदगी पर कैसे, किन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं? आपने बहुत ज़बरदस्त एक और सवाल किया है, और जितनी भी आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि इस दौर की यकीन क्वेश्चंस आपने किए हैं। देखिए कि एक साफ़ी वो जब साफ़त करता है तो जब अपने घर से निकलता है तो वो अपने रब से बेसिकली एक अहद पैमान करके निकलता है। एक हल्फ होता है ना, एक हल्फ तो वो होता है जो आपकी पार्लिमान में लिया जाता है, जो जस्ट हल्फ होता है और कुछ भी नहीं होता, उसके बाद आपने अपनी मन मर्जी करनी होती है। लेकिन जो साफ़ी होता है, सच्चा साफ़ी होता है, चाहे वो उसके बाद आपको टीवी पे दिखाई दे, अखबारात में उसके आपके कॉलम मिलें या ना मिलें, टीवी पे आए या ना आए, लेकिन उसकी कही हुई बात सदियों याद रखी जाती है। और उसका जो कलीदी किरदार ये होता है कि एक कौम को बनाना, एक माशरे की डेवलपमेंट करना, एक माशरे की मुश्किलात को हाईलाइट करना, और वो जो जालिम बादशाह की जितनी भी नेग्लिजेंसीज होती हैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना। उसकी आपने कहा कि अमली ज़िंदगी के ऊपर वो इंसान कैसा होता है, बड़ा हम्बल होता है, बड़ा पोलाइट होता है। वो अगर अपने दुश्मन से मिलता है तो बड़े स्माइलिंग फेस से मिल रहा होता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों में जाता है तो वहाँ पे हक को सच की बात करता है, हज़ारों लोगों को नाराज़ कर रहा होता है। क्यों? कि उसने अहद पैमान किया होता है अपने दिल के साथ, अपने रब के साथ, कि मैंने जो भी कहना सच कहना है, चाहे मेरे अपने नाराज़ हों। सच में सच के सिवा कुछ नहीं, सच में सच के सिवा कुछ भी नहीं है, सच ही बोलेंगे। आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, रीज़न ऑफ कोर्स ज़िंदगी में तो जब आप किसी बॉर्डर पे जाते हैं वहाँ पे आपको जो ओपोनेंट होता है उससे ख़तरात होते हैं। लेकिन क्या ही बदकिस्मती का मुकाम है कि जब हम अब एक ही माशरे में रह रहे हैं, एक ही सब कंटिनेंट में रह रहे हैं, एक ही मुल्क में रह रहे हैं, हम एक दूसरे के बहन भाई भी होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये सारी बातें जो मैंने दुश्मन भी जितनी बातें मैंने कही हैं ये सब किताबी बातें थी। लेकिन जब मैं आपके खिलाफ अगर कोई बातचीत करूँगा, चाहे आप उनमें कितने ही अच्छे हमारे रिलेशंस क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं साफ़ी के बारे में कहूँ, अगर मैं हक सच की बात कहूँ, फिर जो सामने वाला होगा उसने रिएक्शन ज़रूर देना है कि तुमने अगर ये बात कहनी थी मुझे क्या देते ना, तो सबके सामने ये बात कहनी ज़रूरी थी। लेकिन जब वो हक वाला जो साफ़ी होगा उसको कितनी मुश्किलात फिर होगी कि एक तो उसका रिलेशन गया, दूसरा कि जो उसकी अपनी दुश्मनी उसने मोल ली, और तीसरा जो अपने पूरे ख़ानदान को वो वहाँ पे सर्व कर रहा था। क्या खबर कल वो उस टीवी चैनल पे, उस न्यूज़ पेपर पे होगा भी या नहीं होगा कि वहाँ पे फ़ोन करा दिया जाता है कि जनाब साहब को हटा दो ना, कि ये कोई ठीक बातें नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर इतने ख़तरात मोल लेने के बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि सुबह होगी, फिर कभी भी सुबह नहीं होती, फिर ये अंधेरा ही रहेगा। तो साफ़त बेसिकली नाम है रोशनी का, साफ़त बेसिकली नाम है रे ऑफ होप का। रे ऑफ होप वो होती है कि जो आवाम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी तर्जुमानी करने के लिए आप आगे माइक और कैमरा लेके गए हैं, तो क्या आप हमारे हुकूक की बात करते हैं कि नहीं करते? आपने देखा कि लास्ट टाइम में कितनी महंगाई थी पाकिस्तान में, कोई बोल रहा था? कोई भी नहीं बोल रहा था। क्यों बोले भाई?
آج انہوں نے 15 روپے یا 13 روپے پیٹرول کیا سستا کیا کہ یار ٹی وی چینلز دکھا رہا ہے جناب یہ ہو گیا. اور آٹا کیا سستا ہو گیا کشمیر میں بھائی, کہ دیکھیں کہ پہلے جو آٹے کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں, اور اب مین کہ جو حکمران ہیں ان کو اپنے طور کے اوپر وہ صافی چاہیے کہ جو ان کی بات اچھی بات, کون سی بات اچھی بات, سچی بات نہیں, سچ ٹی وی میں رہتے ہوئے اچھی بات نہیں, بلکہ ان کی بات یہ اب عام آدمی تک پہنچائے گا ہاں جی ایبسلیٹلی ایوری تھنگ از رائٹ. تو کیا اعجاز صاحب مجھے بتائیے کہ اگر ہم پاکستان اور ویسٹ کے اگر ہم میڈیا کو ریلیٹ کریں تو کیا سمجھتے ہیں, ویسٹ کا میڈیا اور پاکستان کے کیا ڈفرینس کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق. فار ایگزامپل میں اس کی میں یہاں پہ ایک مثال دوں, غزہ کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں, کسی ایک ٹی وی چینل والے نے دکھایا کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے, صرف یہ ایک لائن چلتی تھی ہاں بھائی یہ ہو رہا ہے بس. لیکن جو آپ کی انٹرنیشنل میڈیا ہے اسے کھل کھل کے دکھایا ہے, ان کے یونیورسٹیز میں دیکھیں, ان کے کالجز میں دیکھیں, ان کے روڈز میں دیکھیں, ایجوٹیشنز ہو رہے ہیں, ان کی میڈیا نے ان کو کوریج دی. ایون دین ان کی پارلیمانس میں جہاں پہ جو ان کی بحثیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ان لوگوں نے وہاں پہ آواز اٹھائی فلسطین کے بارے میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پاکستانی بھی صحافت ہے نا, ایک وہاں کی بھی صحافت ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا پھر ہم کیسے صحافی ہیں, جو پاکستان کے صحافی کیسے صحافی ہیں. میں اکثر کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, پانی کے پانی, جو ویسٹرن ایک صحافی ہیں جورج ویلنٹن اور ایک فیمیل ہیں فیبولس مین, ان کے اگر آپ وہاں پہ کالم دیکھیں, ان کے اگر آپ پروگرام سنیں, یقین کہنے کہ غزہ کے اوپر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. جس طرح کی انہوں نے وہاں پہ رپورٹنگ کی, خود وہاں پہ جا کے, یہ نہیں کہ میں نے او ٹی وی چینل آن کیا یا گوگل کے اوپر جا کے میں نے کوئی سرچ کر کے کوئی رپورٹنگ نہیں, ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اپنی ٹیم کو یہاں پہ لے کے گئے وہاں پہ, اور وہاں جا کے جو بم بلاسٹ ہو رہے تھے وہ لائیو کوریج کر کے وہ صاحب بتا بھی رہے تھے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اگلے لمحے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. آپ نے بات کی نا کہ یہاں پہ ہر لوگ صحافی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے صحافی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کیمرہ اپنے سامنے رکھا ہے, ایک مائک لیا, تو یہاں پہ کوئی سبزی منڈی میں جا رہا ہے, کوئی فروٹ منڈی میں جا رہا ہے, کوئی یہاں پہ اپارا مارکیٹ میں جا رہا ہے, کوئی کہیں بھی جا رہا ہے جہاں پہ ایزی ہو. اگر آپ کو اتنا آپ جاؤ نا ایوانوں میں جا کے صحافت کرو, آپ جاؤ نا ان کے ایریا میں جو کنسرنی منسٹرز کی ایریا میں جا کے صحافت کرو. کر رہے ہیں آپ, جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے صحافی, آپ وہ نبھانے کی کوشش کریں. بتائیے گا ایک صحافی بننا, اس فیلڈ میں آنا, جرنلزم میں آنا کتنا مشکل یا کتنا آسان؟ محفوظ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحافی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائی برتھ صحافت سے ہی وابستہ ہوتے ہیں. اچھا. کچھ لوگوں کا شوق ان کے جہاں تک لے کے آتا ہے, اور کچھ لوگ حادثاتی طور پہ آ جاتے ہیں. اوکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیٹر جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو تینوں کیٹیگری بتائیے مجھے, کافی اہم یہ پوائنٹ ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا صحافت میں آنا, ایک صحافی بننا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے. اس پہ ان ڈیٹیل اپنے مہمان سے جواب جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں صحافتی ذمہ داریاں, جرنلزم میں آنا, جرنلسٹ بننا, پھر اپنی ذمہ داریوں کو اڈاپٹ کرنا اور انہیں سر انجام دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں صحافت کا کچھ دوسرا رخ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اسی پہ ڈسکشن کریں, مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا بات ہم نے کی تھی کہ جرنلزم میں آنا, جرنلسٹ بننا کتنا آسان یا کتنا مشکل, 3 کیٹیگری کی آپ نے بات کی تھی, وہ بات مکمل کریں. شیور آف کورس, ان میں ان کیٹیگری میں آپ ہی فال کرتے ہیں, اور اسی کیٹیگریز میں سے ایک میں بھی فال کرتا ہوں. میں نے بات کی تھی کہ جب صحافت, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ لیڈر ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں, حق سچ بیان کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا شوق ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مینس کے حادثاتی طور کے اوپر انسان بن جاتے ہیں. اب اس میں فرق صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ حادثاتی والے ہوں گے پھر آپ ایسے ہی کام کریں گے. اگر آپ پروفیشنل ہوں گے تو کسی حد تک آپ آگے جائیں گے, کسی حد تک. میں نے کہا جہاں تک آپ کا پروفیشن آپ کو آگاہی کرتا ہے کہ بھائی اس سے آگے آپ نے لمٹس میں نہیں جانا, اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے. لیکن جو لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں تو وہ پھر کر گزرتے ہیں, ان کا شوق ہوتا ہے, ان کی صحافت ان کے روح میں ہوتی ہے, ان کے جسم میں ہوتی ہے, اور وہ کوئی ایسا سٹیپ, کوئی ایسا عمل جو ان کو کسی خطرے تک لے جائے, اس تک کر گزرنے میں وہ دیر نہیں کرتے, وہ گزر جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی میں ایک چیز آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گا. 76 ایئر ہو چکے ہیں ہمیں یہاں پہ آزاد ہوئے, اور 65 تک ہمارا نظام بڑا اچھا چل رہا تھا. 1965 تک ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جب آپ کی انڈیا وار یہاں پہ مسلط کی گئی پاکستان اینڈ انڈیا کے درمیان, کون جیتا کون ہر وقت فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہم جتنے بھی باسط قوم, ہم سب اس کے بعد ہم آندھے بنا دیے گئے ہیں. جب سے ہم IMF میں گئے ہیں, جب سے ہم ورلڈ بینک میں گئے ہیں, اس کے بعد کون سا صحافی, کون سی صحافت, کون سی گورنمنٹ, کون سی حکومت,
सहाफ़त तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है ना, कि जब आपकी यहाँ की जो हाई ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे बातचीत की जाती है, जब आपकी इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, तो वहाँ की सहाफ़त क्या होती है। पुराने वक्त में ना, जब मुगलिया दौर में तारीख़ लिखी जाती थी, तो आपको पता होगा कि तारीख़ कैसे लिखी जाती थी कि बादशाह सलामत तारीख़दान के पास बैठाते थे, कहते थे कि अब मैं जो बोलूँगा तुमने वो लिखना है। अब वो दौर पलट के आ गया और वही देखा कि जब अब मुगलों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतने साल गवर्नमेंट की, तो डेवलपमेंट कुछ हुई सिवाय उनके अपने महलात के, और कुछ भी नहीं हुआ। यही बात है कि जब सहाफ़त अगर आपकी आज़ाद नहीं होगी फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के दौर की जब मैं मिसाल दूँ कि साफ़ी बेसिकली किसी का दुश्मन नहीं होता। साफ़ी हमें एक रे अप खौफ की तरफ लेके जा रहा होता है, एक खटका देता है, नॉक करता है हमारे सीनों को, हमारे हॉट को नॉक करता है कि भाई आप यहाँ से ठीक नहीं कर रहे, आप इंसान को झंझोड़ता है कि आप यहाँ से ठीक नहीं करे, इसको ठीक करो। लेकिन हम जब ऐसा करते हैं उस कलम को तोड़ देते हैं। तुम कौन होता है ना कि जो हमें ये बताने वाला हम गलत कर रहे हैं, हम तो गलत कर ही नहीं सकते। तो तीसरी एग्जाम्पल मैंने बताई कि जो बाई बर्थ जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो साफ़ी होते हैं, जिनकी मीन्स के लीड करने का जो जज्बा होता है, आवाम का दिल में शौक़ रखते हैं, दर्द रखते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। जी, अच्छा मुझे बताइए इजाज़ साहब के सहाफ़ी बनने के लिए, मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए, एंकर बनने के लिए या होस्ट बनने के लिए मीडिया स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? अनदर गुड क्वेश्चन। देखें, सबसे पहली बात है जिस चीज़ के ऊपर आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसकी अगर आपका ना हो, कोई पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप साफ़ी बन ही नहीं सकते। फिर आप वाली बात यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फिट होती है कि जिसको जी चाहे फिर वो चाहे नान बेचना शुरू करे, चाहे नहीं बेचना शुरू करें। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल जो आपकी अगर न्यूज़ चले, ब्रेक हो, तो लोग आंखें बंद करके उसको बिलीव कर लें, वो साफ़ी कहलाता है। और वो इतना जल्दी नहीं बनता, इतना आसानी से नहीं बनता। सहाफ़त पढ़नी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, और उसके बाद इंसान को अपनी इस स्ट्रगल के बल बोत के खड़ा होना पड़ता है। एक अपने इंसान का कद काठ बनाना पड़ता है, एक इंसान की लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, एक इंसान की जो लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ इंसान का शौक होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उससे पीछे नहीं हटना, ये सहाफ़त कहलाता है। मैं अपने तमाम जो यंगस्टर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनकी एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर उनके सामने रखूँगा। भले आपने अगर सहाफ़त नहीं भी पढ़ी, लेकिन अगर आप हक सच की बात करते हैं तो आप साफ़ी बन सकते हैं। ओके। और अगर आप में सहाफ़त अगर नहीं भी पढ़ी तो डोंट वरी, अगर आप एक आम आदमी के मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने ज़मीर को सामने रखते हुए, रब को सामने देखते हुए, आला हुकाम तक आप साफ़ी बन सकते हैं। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आप दूसरों की आवाज़ बन रहे हैं। इसी एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा कि जब फॉर एग्जांपल कि रात को अगर आपको बुखार हो गया या अगर आपको कोई कफिंग हो गई, तो आप उस वक्त डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है मैंने कौन सी टैबलेट लेनी है ना, तो आप डॉक्टर तो नहीं है लेकिन निज़ाम चल गया ना। यही बात है कि सहाफ़त में भी अगर इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो डोंट वरी, इसमें इतना कोई हैटिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को वो चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद इंसान के ना हो तो होती है, तो फिर उसके बाद इंसान थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए, देख भी लेना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास मुकम्मल डिग्री नहीं है सहाफ़त की, तो आपके पास एटलीस्ट जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़े हुए हों कि आया मैं अगर इस फील्ड में आ गया हूँ तो मुझे कब कहाँ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये आपको पता हो। बिल्कुल सही। कुछ लोग इस फील्ड में आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि आजकल हमारे यूथ में ये देखने को मिल भी रही है, सुनने को मिल रही है। आपसे बहुत सारे लोग ये बात करते होंगे, मुझसे बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं। वो समझते हैं मीडिया इंडस्ट्री में हमने आना है, जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिज्म में आना है, एंकर बनना है, होस्ट बनना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। और वो उनकी जो थॉट है इस फील्ड में आने की, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की है। अब इस पर क्या कहेंगे? देखें, पैसा कमाना और सहाफ़त ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब फिर अगर आप पैसा कमाएंगे फिर आप पैसा ही कमाएंगे, फिर साफ़ी तो नहीं बन सकेंगे ना। तो अगर आपने किसी और फील्ड में चले जाए, हाँ नहीं, आप इस फील्ड में फिर बात बहुत प्यारी आपने की, लेकिन फिर अगर आपने पैसा कमाना है तो फिर पैसा कमा सकते, साफ़ी नहीं बन सकते। इस बात में अगर कोई सुनने वाला इसको समझे तो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर क्योंकि आपने पैसा कमाना है, जिससे आपने पैसा लेना है, फिर आपने उसी के गुन गाने हैं, तो फिर आपने सहाफ़त को अपने पैसे पुश डाल देना है, बैक एंड पे रख देना है। लेकिन माय डियर ऑल, अगर आपने सहाफ़त में आना है तो पैसा तो आ ही जाता है, पैसा का इशू नहीं है, लेकिन इंसान का वक़ार, इंसान का वो स्टैंडर्ड, इंसान का वो लेवल, वो कभी भी नहीं आता, इंसान की डिग्निटी कभी भी नहीं आती। आप जिस जगह पे भी जाएंगे आपको ये कहा जाएगा हाँ इसको तो हम पैसा ही देंगे, तो फिर आपने खबर लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसके बरअक्स, अगर आप सहाफ़त की, जिस तरह आपने कहा कि रूल रेगुलेशंस को, एथिक्स को सामने रखते हुए सहाफ़त करेंगे, आपके दुश्मन भी
आपकी तारीफ़ करेंगे, पैसा तो वैसे भी आ जाना है, पैसा का इशू नहीं है। मेरे ख्याल में इंसान को भी प्रोफेशनल होकर सहाफ़त करनी चाहिए और सच और हक की बात करनी चाहिए। यही वो बात है कि जब हम सच और हक का साथ देंगे तो रब भी इसमें बरकतें डालेगा और रब आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। यकीनन ना, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं ना, जब आप अपने साथ सिंसियर होंगे तो यकीनन उसका रिगार्ड आपको और बीइंग अ मुस्लिम में ये हमारा बिलीव है, जब हम अपने तौर पे कोई गुनाह करते हैं उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं, लेकिन जब हमारे गलत रिपोर्ट से, गलत रिपोर्टिंग से अगर हज़ारों नहीं लाखों तादाद जो हमारे देखने वाली है, हमारे ऑडियंस हैं, वो अगर उसके ऊपर बिलीव करेंगे तो मेरे ख्याल में इतने गुनाह सहने की, उनका बर्डन अपने ऊपर लेने की अगर आप में इतनी हिम्मत है तो बेशक आप झूठ बोलिए, आप कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर समझ सकते, चढ़ के फिर झूठ बोलिए, हाँ, तो सच ना बोलिए सच में रहते हुए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अपने कौल-ओ-फ़ेल के खुद ही मालिक हैं, ये जो मैंने कातिबीन जो हमारे दाएं बाएं बैठाए गए हैं, ये वो अमालनामा लिख रहे हैं जो हम अपने कल के लिए लिख रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं। हमेशा आपने यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे देखिए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी बात चलती है लोग उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, आम आवाम को लगता है कि इसने जो भी न्यूज़ ब्रेक की है ये अथेंटिक है, ये वैलिड है, तस्दीक शुदा है। यानी कि एक बहुत बड़ी अब एक जिम्मेदारी आ गई, जो भी उस न्यूज़ को, जो भी उस चीज़ को अपलोड कर रहा है, मीडिया पे काफ़ी हद तक वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उस न्यूज़ ब्रेक करने से पहले तस्दीक होती है, देन उसको ब्रेक किया जाता है। बट जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, वहाँ पे बिना तस्दीक किए हम कुछ भी अपलोड कर देते हैं, कोई भी न्यूज़ हम वहाँ पे डाल देते हैं। तो अब इस पे जो एक रोकथाम या इस पे चेक एंड बैलेंस होना कितना ज़रूरी है? मैं ये समझता हूँ कि आजकल के इस दौर में जिस तरह पैमरा एक स्ट्रिक्ट किस्म का रूल्स उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसका पेनल्टी भी देते हैं कोई, अगर आप कोई रॉन्ग या फेक किस्म की न्यूज़ अपडेट करेंगे, उसे चेक एंड बैलेंस है। तो यही बात है कि जब एक जो आम जो जिसे आपने कहा कि जिनका अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इन तमाम लोगों के लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे सामने वैसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे, जो नामवर लोग होते हैं, यूट्यूब चैनल की अपने बात की, सोशल मीडिया की हम बात करें, वहाँ पे ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं ना, बैठ के तो वो बता रहे होते हैं कि ये आने वाले वक्त में ये हो सकता है, ये फलां बंदा ये कर सकता है, अब भले ही वो ऐसा ना हो या भले ही वो ऐसा ना करे, तो उस पहले ही उसकी किरदार कुशी, उसकी जो वो है इज़्ज़त नफ्स को पामाल करने की पहले ही मुकम्मल तौर पे कोशिश हो चुकी होती है, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आपने बड़ी प्यारी बात की, देखें कि जिस तरह पहले आपने कहा था ना कि आपने इस फील्ड का इंतखाब करके पैसों के लिए करना है या सहाफत के लिए करना है, उन लोगों ने पैसों के लिए किया इसका इंतखाब। उनको क्या लगे, व्यूज़ आ जाएंगे, साथ सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी, उनको भले क्या लगे कि कोई इसका बिलीव करे या ना करे, लेकिन उनको एक वहाँ पे क्रॉनिक किस्म की जब खबर वहाँ पे वो डिस्क्लोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, इट मीन्स कि जो सुनने वाले, देखने वाले हज़ारों तक स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, जिनका काम यही होता है, तो मेरे ख्याल में वो तो समझेंगे हाँ ये ठीक है, इसको इल्हाम हो गया है, भले बाद में गलत हो गया, किसी रिसोर्स ने बता दिया होगा कि ऐसा होने वाला है, चाहे उसको तुक्का ही क्यों न लगा हुआ, यस, कोई तुक्का ही क्यों न लगा रहा हो, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि इसके पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे इस फील्ड में जो लोग, हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका अपनी जिस ज़ात के साथ वो सिंसियर नहीं है, तो वो आवाम के साथ या इस सहाफ़त के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं। और यही बात है कि अगर आप देखेंगे उनके अगर आज व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो डोंट वरी, इसका कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन किसी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना ये किसी को हक नहीं देता। मैं एक छोटी सी मिसाल कॉल करूँ, डॉक्टर अमल यागी साहब की बात जब हम लोग करते हैं कि ही इज़ अ लेजेंड, और मैं ये समझता हूँ कि उस आदमी ने मीडिया इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनके साथ जो डेथ हुई है वो एक सदमे की वजह से हुई है, और इसी मीडिया ने उनकी जान ली है। देखिए पर्सनली तौर के ऊपर हम अपने ज़िम्मेदार होते हैं, कोई यहाँ पे किसी का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है आप क्या कर रहे हैं या क्या कर नहीं रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इस हद तक किसी को नहीं ले के जाना चाहिए कि इंसान अपनी जान भी ले ले। हाँ, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने आए कि इस मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान ली, या बहुत सारे लोग ऐसे जो हमें अब नज़र ही नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, हमने बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक किए हमने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा आपने पोस्ट कर दिया कि भाई हमारी TRP बढ़ जाएगी, हमारी रेटिंग ऊपर हो जाएगी, व्यूवर्स, हमें व्यूवरशिप ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस जिम्मेदारी को समझना मुझे लगता है अभी मौजूदा दौर की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपने एक बात कही ना कि एक साफ़ी के लिए क्या सहाफ़त पढ़ना ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि अगर सहाफ़त पढ़ना अगर नहीं भी है तो एथिक्स आना चाहिए। एथिक्स, एग्जैक्टली। तो जो लोग ऐसी ब्रेक्स, ऐसी न्यूज़ ब्रेक करते हैं या ऐसी सहाफ़त करते हैं, ऐसी कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो फिर सहाफ़ी थोड़ी होते हैं।
वो साफ़ी नहीं होते। उनका काम यही होता है कि धज्जियां उड़ा चुके होते हैं वो, बिल्कुल उड़ा चुके होते हैं, और एंड के ऊपर उनका जो इस दुनिया में ना ही बल्कि इससे पूरे साफ़त के माशरे में कोई मुकाम ही नहीं होता। यही बात है कि हमें अपने तौर पर बीइंग अ साफ़ी जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी ये है कि हक़ और सच के साथ दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं बयान कर सकते तो छोड़ दें इसको, ठीक है, लूली लंगड़ी साफा से बेहतर है छोड़ दीजिए इसको। आप आज की अब अपने आप को भी मुश्किलात में ना डालें और दूसरों के लिए भी हर्डल्स जो है वो क्रिएट ना करें। हमारे वो बच्चे, वो यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि शौक लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि बड़ी ग्लैमरस एक इनकी चार्मिंग लाइफ है और बड़ी शाहाना तौर पे ज़िंदगी गुजारते, तो हमें भी मीडिया फील्ड में आना है, हमें भी जर्नलिस्ट बनना है। तो आया ठीक है, अगर वो समझते हैं कि वो इस काबिल हैं, तो बेसिक क्या टिप्स देंगे कि किन चीज़ों को फॉलो करते हुए या किन रूल्स को, किन टर्म्स कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना कदम जो है वो सहाफ़त में रखें। ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी खुला हुआ है, हर कोई इसमें आ सकता है, लेकिन उसमें आने के लिए इंसान को सबसे पहले सहाफ़त के बारे में नावा होने चाहिए कि ये सहाफ़त असल में है क्या। ये ज़िंदगी बनाती भी है तो ज़िंदगी बिगाड़ती भी है, और ये बहुत से गढ़ उजाड़ती भी है तो आबाद भी करती है। तो इंसान को ये इस दर्द के साथ अपने आगे आना है। और जहाँ तक बात रही कि इंसान को अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आप गुड लुकिंग हैं, अगर अच्छा बोलना अगर आपको समझते हैं, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डिलीवर कर आप अच्छा समझते हैं, तो आप आ सकते हैं। आपको वेलकम, मोस्ट वेलकम। और इसमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस को इंसान अगर खुद सीख नहीं सकता तो एटलीस्ट कॉपी ज़रूर कर सकता है, देख सकता है, ताकि कल के लिए आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं हो। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ बशीर साहब, वक्त दिया आपने, टॉपिक पर डिस्कशन हुई। लेकिन नाज़रीन, हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, डॉक्टर हो, वकला हो, इंजीनियर हो, किसी भी शोबे ज़िंदगी की बात कर लें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना और उन्हें बर वक्त अदा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसी फील्ड में आप मौजूद हैं जहां आपकी कही हुई बात पे लोग यकीन करते हैं, वहां आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है कि आप जो भी बात कर रहे हो वो वैलिड हो, झूठ पर मबनी ना हो, हक सच पर मबनी हो। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अनाने के बाद।